हम लोग स्टार्ट कर चुके थे केमिकल काइनेटिक्स। सबसे पहले उसका सिलेबस भी लिखा दिया गया था कि किस प्रकार से हम लोग को शुरू करना है। सो ठीक है, हम लोग का जो फर्स्ट जो टॉपिक था वो था हम लोग का रेट ऑफ रिएक्शन। क्या था? रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन आखिर होता क्या है? कोई भी केमिकल रिएक्शन पर यूनिट टाइम में कितना चेंज हो रहा है, वही चेंज को जब पता करते हैं उसी को क्या बोलते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन। जैसा कि कोई भी रिएक्शन हम लोग लेते हैं, जैसे ए है प्लस बी, हम लोग को बन रहा है सी और प्लस में बन रहा है डी। जब कोई भी केमिकल रिएक्शंस रहता है तो उसे हम लोग क्या करते हैं? पहले बैलेंस करते हैं। और कभी भी हम लोग यहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स में जब भी बात करेंगे, एक बात हमेशा नोटिस रखना यहाँ पे कि यहाँ पे जो रिएक्शंस रहेगा, क्या रहेगा? रिएक्शन, वो हम लोग को क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए। अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं है, इसका मतलब करेक्ट आंसर नहीं आएगा। ठीक है, अगर ए बी सी डी ई सब करके दे दिया या फिर कुछ भी दे देगा एक्स वाई जेड करके, तो कभी भी जैसे हैपोथेटिकल करने मतलब खुद से मान लेना। तो कोई भी अगर जैसे अभी हम लोग क्या मान लिए ए बी सी डी, तो इस प्रकार से अगर कभी भी स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं दिया, अब जबरदस्ती इसको बैलेंस मत करने चल जाना। हाँ, लेकिन अगर कभी ऐसा रह गया, कैसा? अगर यहाँ पर ए प्लस बी और बन रहा है यहाँ पर ए टू बी, अगर ऐसा रहा तब बैलेंस करने की जरूरत पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कितना है? एगो, यहाँ पे कितना है? दो गो। तो इस कंडीशन पे हमें बैलेंस करने की आवश्यकता पड़ेगा। लेकिन जब इस प्रकार से रहे, कहीं भी अगर तुम्हारा जनरली जब भी हाइपोथेटिकल रहता है उसमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं रहता, और अगर जरूरत भी है तो ऑलरेडी पहले से ही करके रख देगा। हम लोग को वहां पर ज्यादा टेंशन नहीं लेना। जैसे मान के चलो इसमें स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट कुछ भी हम ले लेते हैं इस प्रकार से। ठीक है, अभी रिएक्शन क्या है? बैलेंस है। बैलेंस है तो जैसे हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन से लिखते हैं, क्या लिखते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन। तो पिछले क्लास में बहुत अच्छा से बताया गया था कि सर जब भी हम लोग रेट ऑफ रिएक्शंस को लिखेंगे तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं रिएक्टेंट का, फिर किसका लिखते हैं? प्रोडक्ट का। और सभी का रेट ऑफ रिएक्शंस आपस में क्या होता है? इक्वल होता है। कैसे लिखते थे? रिएक्टेंट के लिए हम लोग नेगेटिव साइन लगाते थे, इसलिए क्योंकि अगर नेगेटिव साइन नहीं लगाएंगे तो रेट हम लोग को क्या हो जाता था? नेगेटिव, जो कि कभी भी रेट हम लोग को नेगेटिव होता नहीं है। तो यहाँ पे नेगेटिव हो गया। इंस्टेंटेनियस लिखना है तो इंस्टेंटेनियस से लिखो, अगर एवरेज लिखना है तो एवरेज। जैसे डी लिखोगे तो क्या कहलाएगा? इंस्टेंटेनियस। यहाँ पर लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ए, नीचे लिखेंगे डी टी इज इक्वल्स टू माइनस, क्योंकि बी भी हम लोग को क्या है? रिएक्टेंट। तो यहाँ पर डी हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ बी और नीचे क्या हो जाएगा? डी टी इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट के लिए तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ता है? पॉजिटिव। फिर यहाँ पे लिखेंगे डी कंसंट्रेशन ऑफ सी, नीचे लिखेंगे डी टी इज इक्वल्स टू प्लस यहाँ पर डी कंसंट्रेशन ऑफ डी और नीचे डी टी। अब इतना ही करके छोड़ना नहीं है, कभी भी हम लोग का स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट रहेगा उससे क्या करना होता है? डिवाइड करना होता है। ए के रिस्पेक्ट में कितना है? 1, तो यहाँ पे कितना रहेगा? 1। बी के रिस्पेक्ट में कितना? 3, तो यहाँ पे कितना रहेगा? 3। सी के रिस्पेक्ट में 4, तो यहाँ पे 4। डी के रिस्पेक्ट में 2। तो अभी ये क्या कहलाया? रेट ऑफ रिएक्शन। इसके बाद हम लोग दो कंसेप्ट और पढ़े थे, रेट ऑफ डिसएपीरेंस और रेट ऑफ एपीरेंस का कहानी। क्या विषय बोले थे? भर के रखना, आधा अधूरा काम करता है ना। उसके बाद हम लोग देखे थे रेट ऑफ डिसएपीरेंस। क्या देखे थे? रेट ऑफ डिसएपीरेंस। और एक कहानी हम लोग देखे थे रेट ऑफ एपीरेंस का, और बताए थे कि जब रेट ऑफ डिसएपीरेंस आ जाता है, डिसएपीरेंस इसका मतलब होता है रिएक्टेंट, वही हम लोग का एपीरेंस आता है इसका मतलब प्रोडक्ट का। इसमें क्या होता है? तो ये भी एक तरह का रेट ही होता है, लेकिन जब हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं ना तो उस समय स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। लेकिन जब हम लोग रेट ऑफ डिसएपीरेंस या फिर रेट ऑफ एपीरेंस लिखते हैं तो इसमें स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड नहीं करना पड़ता। तो अभी का कंडीशन पे जैसे मान के चलो रेट ऑफ डिसएपीरेंस, डिसएपीरेंस मतलब रिएक्टेंट का बोलेगा ए का, या फिर किसका बोलेगा? बी का। क्या सी बोलेगा? क्या नहीं। तो यहाँ पे बोल देगा रेट ऑफ डिसएपीरेंस ऑफ ए लिखो, तो कैसे लिखेंगे? माइनस डी, यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ ए और नीचे डी टी। यहाँ पे किसी भी चीज से डिवाइड नहीं करना है। उसी प्रकार से रेट ऑफ डिसएपीरेंस ऑफ किसका? बी बोल देगा, तो इसमें भी माइनस, यहाँ पर डी कंसंट्रेशन ऑफ ए और नीचे क्या चाहिए? डी टी। क्लियर है? यहाँ पे क्या हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे? क्या नहीं। उसी प्रकार से क्या इसका कहानी समझ जाते हो? लिखेंगे सी का और किसका लिखेंगे? डी का। तो इतना ही हम लोग देखे थे पिछले क्लास में, और इससे रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व किए थे। बोले थे कि कभी भी रेट ऑफ डिसएपीरेंस या फिर रेट ऑफ एपीरेंस से सवाल आवे तो हमेशा हम लोग को रेट ऑफ रिएक्शन पहले लिख लेना पड़ेगा। एक क्वेश्चन फिर से हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि हम लोग को पूरा क्लियर हो जाए। ठीक है,
इतना सारा कुछ हम लोग पीछे क्लास में ही हम लोग कवर कर चुके हैं। एक क्वेश्चन हम देते हैं, कर तुम लोग सॉल्व मत करना, बस यहाँ पे हम लोग देखने की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, कुछ भी दे दे, मान के चलो रेट ऑफ एपीयरेंस दे दिया, मान के चलो किसका, ऑफ, यहाँ पर दे देते हैं सी, इसका दे दिया वैल्यू कुछ भी, मान के चलो 2 × 10⁻³ ले लेते हैं, इसका यूनिट की बात करते हैं तो मोलर पर सेकेंड हो जाएगा। और सवाल में पूछ देगा कि रेट ऑफ डिसएपीयरेंस निकालो ए का कि कितना होगा, फिर बोल देगा कि रेट ऑफ डिसएपीयरेंस क्या होगा बी का। क्लियर है। अब कोई रिएक्शंस दे देगा, रिएक्शंस मान के चलो हमारे सामने है a + b, इससे बन रहा है क्या चीज c। इसका स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ पर 2 दे देते हैं, यहाँ पर 3 दे देते हैं, यहाँ पर दे देते हैं कुछ भी, क्या ले लेते हैं 1 ले लेते हैं, क्या जाता है कि नहीं। चलो ये हम लोग को रिएक्शंस। अब इसके बेसिस पे हम लोग क्या करना है, रेट ऑफ क्या निकालना है, डिसएपीयरेंस। दिया क्या है, रेट ऑफ एपीयरेंस। तो एक बात को हमेशा नोटिस करके चलना, कभी भी रेट ऑफ रिएक्शंस या फिर रेट ऑफ डिसएपीयरेंस एपीयरेंस का कहानी रहे, सबसे पहले मकसद रहता है क्या चीज, रेट ऑफ रिएक्शंस लिख लेना। रेट ऑफ रिएक्शंस कैसे लिखेंगे, इसके अनुसार चलेंगे। अब देखो हाइपोथेटिकल बैलेंस करने की कोई जरूरत है नहीं, तो अभी लिखेंगे -d कंसंट्रेशन ऑफ A, नीचे लिखेंगे dt इज इक्वल्स टू -d कंसंट्रेशन ऑफ B, नीचे लिखेंगे dt इज इक्वल्स टू, प्लस लिखेंगे क्योंकि प्रोडक्ट है, फिर यहाँ पे d कंसंट्रेशन ऑफ C और नीचे क्या लिखेंगे dt। इसका 2 है तो यहाँ से डिवाइड करेंगे 2 से, इसका 3 है सो 3, इसका 1 है तो कोई चीज से करेंगे नहीं। तो हम लोग को ये हो गया क्या चीज, रेट ऑफ रिएक्शन। अभी हम लोग को वैल्यू किसका दिया है, और हम लोग जान रहे हैं कि इसका वैल्यू मतलब सभी का वैल्यू आपस में भी क्या है, इक्वल। अब देखो हम लोग को दिया क्या, रेट ऑफ एपीयरेंस, रेट ऑफ एपीयरेंस दिया। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि जैसे लिखेंगे ना रेट ऑफ एपीयरेंस ऑफ किसका, सी, तो इस रिएक्शंस के बेसिस पे कैसे लिखोगे, तो ये हो जाएगा +d कंसंट्रेशन ऑफ सी और नीचे हो जाएगा dt। क्या यहाँ पे 3 से डिवाइड करोगे क्या, नहीं। तो इसका वैल्यू हम लोग को दे रखा है 2 × 10⁻³ इसका मतलब अगर यहाँ पे रिलेशन देख रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग को जो एपीयरेंस है वो सिर्फ ये ब्लैक वाला के अंदर वाला का पोर्शन को दिया हुआ है, 2 का वैल्यू उसमें दिया हुआ नहीं है। तो कभी भी अगर इसमें करोगे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखो हम लोग को ये वाला वैल्यू को दिया हुआ है, पूछा क्या है, रेट ऑफ डिसएपीयरेंस ऑफ ए, और डिसएपीयरेंस का कहने का मतलब होता है सिर्फ उसका रेट लिखो, लेकिन उसमें कभी भी स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड नहीं करना। उसी तरह से रेट ऑफ डिसएपीयरेंस ऑफ बी, इसका मतलब है कि सिर्फ उसका रेट को लिखना है, वहां पे कभी भी स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड नहीं करना। अब देखो हमारे पास इंफॉर्मेशन इसका दिया हुआ है, पूछ दिया है इन लोगों का, तो जिसका दिया रहेगा जिसका पूछेगा वो दोनों को इक्वल पहले कर लेना। जैसे इसका वैल्यू दिया हुआ है, इसका वैल्यू निकालना है, हम लोग लिखेंगे क्या चीज, चूंकि हम लोग जानते हैं कि -d कंसंट्रेशन ऑफ A और नीचे हो जाएगा dt इज इक्वल्स टू प्लस यहाँ पर d कंसंट्रेशन ऑफ C और नीचे dt और इनटू में कितना है यहाँ पे नीचे 2। चूंकि हम लोग को इतना का वैल्यू पता है कितना पता है जी, 2 × 10⁻³ ये तो सिर्फ इतना का है और नीचे कितना लगा हुआ है 2, तो यहाँ पे हम लोग डिवाइड कितने से कर देंगे 2 से। तो अभी किसका वैल्यू आ गया, -d कंसंट्रेशन ऑफ A और नीचे कितना dt। और चूंकि हम लोग को सिर्फ यही निकालना है, यहाँ पे कोई डिवाइड है क्या, नहीं, तो इसको कर लो, 2 से खत्म हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10⁻³ यूनिट की बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा मोलर पर सेकेंड। अभी तो सिर्फ इसका वैल्यू निकल गया, मतलब इसका आंसर आ चुका है, कितना आया हम लोग को 10⁻³ मोलर पर सेकेंड। अब इसका निकालना है, फिर जान रहे कि इसका पता है इसका नहीं पता, तो ये दोनों को कंबाइन कर लो, ठीक है। तो हम लोग चूंकि जानते हैं कि यहाँ से कि -d कंसंट्रेशन ऑफ B और नीचे हो जाएगा dt, डिवाइड कितना है 3 इज इक्वल्स टू, इसका हो जाएगा +d कंसंट्रेशन ऑफ C और नीचे क्या चीज dt, डिवाइड कितना है 2। चूंकि इतना का पोर्शन हम लोग को दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2 × 10⁻³ और नीचे कितना डिवाइड करोगे 2 से। अभी कितना निकल गया -d कंसंट्रेशन ऑफ B और नीचे क्या चीज dt और इनटू में कितना 3। अब इसको तो वैल्यू नहीं लाना है क्योंकि हम लोग का जो पूछा है डिसएपीयरेंस, और डिसएपीयरेंस का वैल्यू सिर्फ उतना कहलाता है, तो 3 को क्या करना पड़ेगा, भगाना पड़ेगा। तो जैसे लिखेंगे तो अब हो जाएगा -d कंसंट्रेशन ऑफ B और नीचे हो जाएगा dt इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 × 2 और इंटू 10⁻³ अपॉन में 2 से खत्म
3 इंटू 10 टू द पावर -3। तो इसका वैल्यू कितना आ गया? 3 इंटू 10 टू द पावर -3 मोलर पर सेकेंड। कोई दिक्कत? तो ये था हम लोग को पूरा क्वेश्चंस कि कैसे क्या करना है। सो एक बात का हमेशा याद रखना कि कभी भी जैसे हम लोग को इस तरह का इक्वल करना है, गांठ बांध के रख लेना कि कभी भी उन लोग आपस में इक्वल तभी होगा जब हम लोग क्या लिखेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ डिसएपीरेंस या फिर अपीरेंस आपस में इक्वल नहीं होते हैं। क्या ये चीज सारा कुछ समझ में आ गया था? चलो इसको फोटो ले लो, बाद में लिखना। देखो अब हम लोग देखने जा रहे हैं यूनिट। क्या देखने जा रहे हैं? यूनिट, क्योंकि यहां से भी सवाल पूछ देता है 1 नंबर का कभी कभी। जैक बोर्ड है ना, कुछ भी पूछ सकता है। देखो अब रेट ऑफ रिएक्शंस का सबसे पहले फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, क्योंकि जानते हैं किसी भी चीज का यूनिट निकालना है तो फॉर्मूला से निकालते हैं। तो हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शंस होता है इसका फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं? तो सर ऊपर होता है चेंज इन कंसंट्रेशन। क्या होता है? चेंज इन कंसंट्रेशन। क्या यही होता था कि नहीं? और नीचे होता है सर चेंज इन टाइम। चेंज इन टाइम। अब देखो ऊपर किसका बात कर रहा है? कंसंट्रेशन का। इसका मतलब मान के चलो हम 2 कंसंट्रेशन देते हैं। जैसे कंसंट्रेशन में M1 और एक दे देते हैं M2। इसका वैल्यू दे देते हैं कुछ भी, जैसे 0.5 और इसका दे देते हैं 1 मोलर। क्लियर है? अगर इन लोग को हम चेंज निकालने बोलेंगे जैसे डेल्टा M, तो क्या लिखोगे? M2 माइनस M1 मतलब 1 माइनस 0.5 मतलब 0.5। अरे यार कुछ तो वैल्यू आएगा, कुछ भी वैल्यू आएगा तो उसका यूनिट क्या होगा? तो ये भी मोलर, ये भी मोलर, तो दोनों कहने के बाद यहां पर भी जो आएगा वो क्या होगा? मोलर ही होगा। मतलब कभी भी डिफरेंस निकालेंगे तो ऐसा थोड़ी है कि इसका यूनिट खत्म हो जाएगा। सो यूनिट तभी खत्म होता है जब उन लोग डिवाइड में होता है। क्या होता है? डिवाइड में। जोड़ घटाव में कभी हटता नहीं है। तो इसका मतलब अगर यूनिट की बात कर रहे हैं तो ऊपर चेंज इन कंसंट्रेशन, तो कितना भी होगा, खाली वैल्यू ना चेंज होगा। इसका मतलब यहाँ पे कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता था? मोलर, या फिर उसी हम लोग लिखते हैं मोल पर लीटर। होता है नहीं होता है? मोल पर लीटर हो गया कंसंट्रेशन का, और नीचे क्या है? चेंज इन टाइम। तो टाइम भी तो सेकेंड रहेगा, चाहे मिनट रहेगा, चाहे घंटा रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे यूनिट को जनरली लेते हैं क्योंकि एसआई यूनिट क्या होता है? सेकेंड। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे? सेकेंड। कोई दिक्कत? अब इसी को ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत? अगर इसी को लिखेंगे तो हम लोग चूंकि पढ़ चुके हैं पहले भी, और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, सॉल्यूशन चैप्टर फिर से पढ़ेंगे, फिर वहां पढ़ेंगे। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि जो मोल पर लीटर होता है इसी को एक तरह से और डिनोट करते हैं सिर्फ कैपिटल लेटर M से। तो यहाँ पे मोल पर लीटर ना लिख करके कभी कभी मोलर, और यहाँ पे क्या लिखा रहेगा? परसेंट। क्या सारा कुछ समझ में आ गया? चलो इसको लिख लो। तो डीपीपी का जो सवाल है ना उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। जैसे कि पहले भी इंफॉर्मेशन दे दिए थे कि हम लोग सिर्फ यहाँ पे क्या करने वाले हैं, जितने भी नोट्स है नोट्स को कवर करेंगे, क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना होता है वो सारा तरीका यहाँ पे सीखेंगे। ऐसा तो संभव नहीं कि हम लोग एक ही क्लास में आकर के 20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर ले। संभव है क्या? 1 घंटा में मुमकिन नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि तो यहाँ पे एफर्ट नहीं लगाया जाएगा, लगाया जाएगा। हम लोग को सिर्फ चाहिए क्या? कोई भी क्वेश्चन है, क्वेश्चंस को हम लोग अप्रोच कर रहे थे, अप्रोच करने का तरीका नहीं समझ में आ रहा था या फिर क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया। अगर कोई क्वेश्चन थोड़ा सा हिंस कर देता है तो उसके बाद तो बन ही जाएगा। बन जाएगा नहीं बन जाएगा? तो टेंशन नहीं लेना है। जितना भी डीपीपी में सवाल मिलता है हर एक क्वेश्चंस का कैसे सोचा जाता है, कैसे सॉल्व किया जाता है, एक एक करके सभी क्वेश्चन का, जैसे 15 क्वेश्चंस है तो 15 क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करके क्वेश्चन नंबर 15 तक पूरा सॉल्व करवाया जाएगा। बात को समझ रहे हो? तो अगर तुम लोग बोलोगे कि यहाँ पे सर हम लैब में जुड़ना चाहते हैं तो बहुत अच्छा बात नहीं, तो वहाँ पे जाकर के क्या देख लोगे? रिकॉर्डेड में जाकर के देखोगे तो मान के चलो पहला क्वेश्चन में दिक्कत नहीं है, दूसरा क्वेश्चन में नहीं दिक्कत था, क्यों टाइम वेस्ट करना? सिर्फ हमें मान के चलो सिर्फ क्वेश्चन नंबर 10 में दिक्कत था, जाकर किसको देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 10 का। और ऐसा नहीं कि सिर्फ वीडियो देखना ही कंपलसरी, अरे पीडीएफ भी तो मिलेगा उसका। जैसे भी क्वेश्चन तो मिल गया था, उसका सॉल्व करके भी वहाँ पे क्वेश्चन मिल जाएगा। अगर हम पीडीएफ के थ्रू ही समझ जा रहे तो वीडियो देखने की जरूरत है क्या? टाइम बच जाएगा। बात को समझ रहे हो ना? मेन मकसद हम लोग का है टाइम बचाना, और वही टाइम का यूटिलाइज करना है रील्स देखने में नहीं, मैथ बनाने में, फिजिक्स बनाने में। बात को समझ रहे हो ना? और नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं रहेगा।
और नहीं तो ऐसा बोलोगे कि अरे केमिस्ट्री में तो कोई दिक्कतें नहीं हो रहा था, थोड़ा सा मस्ती कर लेते हैं। देखो अब हम लोग देखने जा रहे हैं रेट लॉ। क्या देखने जा रहे हैं? रेट लॉ। अब ये रेट लॉ कुछ नया नहीं है। अभी हम लोग क्या काम कर रहे थे? रेट ऑफ रिएक्शंस निकाल रहे थे। क्या निकाल रहे थे? रेट ऑफ रिएक्शन। ये जो रेट लॉ है एक लॉ है जिसके माध्यम से भी हम लोग क्या निकाल सकते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। जैसे कि पहले हम लोग निकाला करते थे, कोई भी रिएक्शन रहता था जैसे A प्लस B, यहां से हम लोग निकालते थे जैसे रहता था C प्लस D, चाहे कुछ भी रहा, मान के चलो C प्लस D। अगर बैलेंस नहीं तब भी रहने दो, या फिर देना है तो दे दो, 2 3 यहाँ पर 2 3 ऐसे करके। तो यहाँ पर जब हम लोग रेट ऑफ रिएक्शंस को लिखते थे तो समझ में आ गया था कि इस प्रकार से लिखते थे, उसको डिफरेंशियल फॉर्म बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल फॉर्म। तो एक तरीका जो अभी सीखे वो था। अब हम लोग को एक लॉ है, इस लॉ के माध्यम से हम लोग निकालेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। अब इसमें होगा क्या? जैसे मान के चलो एक रिएक्शन है A प्लस B और यहां से बन रहा है प्रोडक्ट। क्या बन रहा है? प्रोडक्ट। सर यहाँ पे प्रोडक्ट में क्यों नहीं लिख रहे कुछ? इसलिए क्योंकि कभी भी रेट लॉ का हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। देखो रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का 2 तरीका, एक किसके माध्यम से? रेट लॉ, और एक ऐसा पहले हम लोग पढ़े हैं जिसको बोलते हैं डिफरेंशियल फॉर्म। उसको क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल फॉर्म। तो डिफरेंशियल फॉर्म में हम लोग रिएक्टेंट का भी यूज करते थे, प्रोडक्ट का भी यूज करते थे। वो दोनों में से किसी का भी यूज करेंगे तो काम बन जाता था। लेकिन जब भी हम लोग रेट लॉ का एक्सप्रेशन लिखेंगे उसमें प्रोडक्ट का कोई भी लेना देना नहीं है। प्रोडक्ट का कोई भी लेना देना नहीं रहेगा। यहां पे रेट लॉ में याद रखना कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ, या फिर ऐसा लिख देते हैं, यहां पे प्रोडक्ट का कोई लेना देना नहीं है। क्लियर है? अब यहां पे सिर्फ और सिर्फ हमें किससे मतलब है? रिएक्टेंट से। किससे मतलब है? रिएक्टेंट से। अब यहां पर ये भी मान लेते हैं कि कोई भी रिएक्शन रहेगा तो उसको बैलेंस भी किया हुआ रहेगा। बैलेंस किया हुआ रहेगा तो यहां पे कुछ भी रह सकता है, जैसे यहां पे अल्फा है, यहां पर क्या है? बीटा। ऐसा भी तो हो सकता है ना। या फिर अभी हम लोग मान लेते हैं A और B मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? A और B मान के चलो, यहां पर स्मॉल लेटर A और यहां पर स्मॉल लेटर B। A और B क्या है? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, जो बैलेंस करने के बाद जो संख्या आता है वो। ठीक है, अभी क्योंकि जनरल फॉर्मूला लिख रहे हैं। अब यहां पे देखो रेट ऑफ रिएक्शन जो निकालते किसके अकॉर्डिंग? रेट लॉ के अनुसार। तो रेट लॉ आखिर बोलता क्या है? तो रेट लॉ बोलता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है कोई भी केमिकल रिएक्शन का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का। फिर से सुनना, रेट लॉ क्या बोलता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का। क्लियर है यहां तक? अब वो जो कंसंट्रेशन होता है वो प्रोडक्ट में लिया जाता है। प्रोडक्ट में कहने का मतलब इनटू में। किस में लिया जाता है? इनटू में। तो इसको फिर से हम लोग डिफाइन करते हैं तो बोलेंगे ऐसा कि रेट ऑफ अकॉर्डिंग टू किसके अनुसार? रेट लॉ के अनुसार कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का। कहने का मतलब रिएक्टेंट कौन कौन है? A और B। अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शंस को हम स्मॉल लेटर R से दिखाते थे, इतना तो पता है। रेट लॉ क्या बोलता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका? कंसंट्रेशन, मतलब प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट का मतलब गुना। अरे मान के चलो 2 रिएक्टेंट है, A है और क्या है? B। इसका भी कंसंट्रेशन, इसका भी कंसंट्रेशन, तो प्रोडक्ट का मतलब दोनों का इनटू। अगर 3 को रहता था तीनों का करेंगे। तो उसी प्रकार से हम लोग को प्रोडक्ट करना है। तो अभी देखो कंसंट्रेशन कितना हम लोग को? 2 है रिएक्टेंट तो 2 लेना पड़ेगा ना। अगर एक है तो कोई जरूरी है क्या? नहीं, सिर्फ कितना लेंगे? 1। तो यहां पे लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ A और कंसंट्रेशन ऑफ B। फिर से सुनो, रेट लॉ क्या बोलता है? रेट लॉ बोलता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका? गुणांक, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का। क्लियर यहां तक? टू दी सम पावर, टू दी सम पावर। कहने का मतलब A का और B का ऊपर कुछ क्या रहेगा? पावर रहेगा। और वो पावर को मान लेते हैं यहां पर X और यहां पर मान लेते हैं Y। कोई दिक्कत? फिर से समझ लो,
रेट लॉ क्या बोला, किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा किसका, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। यहाँ पे प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट मत मान लेना, प्रोडक्ट मतलब गुना वाला, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कौन कौन था, ए और बी, तभी ए और बी है। अगर यहाँ पर रहता क्या चीज सी, तो यहाँ पे और क्या लिखते, सी लिखते, लेकिन अभी दो वेग है, कोई दिक्कत। टू दी सम पावर, टू दी सम पावर मतलब उन लोग का कुछ क्या होगा, पावर होगा, कोई दिक्कत। जो वो पावर रहेगा वो मे बी, क्या चाहिए, मे बी इक्वल्स टू स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट और नोट। बात को समझ रहे हो, मे और मे नोट भी इक्वल्स टू किसका, स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। कहने का मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन से लिखेंगे रेट लॉ के अनुसार, जो यहाँ पे कंसंट्रेशन रहता है तो उसका कुछ पावर होता है। अब ये जो पावर है वो इक्वल हो सकता है या फिर इक्वल नहीं भी हो सकता है, किसका, स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल। जैसे कि अगर हम लोग को यहाँ पे बात करें कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी, तो इन लोग का कुछ पावर होता है, तो ये पावर में यहाँ पर ए और बी हो सकता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो यहाँ पे दो कंडीशन हो गया। अब शर्त रहेगा कब वो होगा और कब वो नहीं होगा। अब धीरे धीरे और समझ लेते हैं। अभी तो सिंपल जान गए कि रेट लॉ आखिर बोलता है क्या है। रेट लॉ बोला था किसी भी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द सम पावर विच मे बी और मे नॉट बी इक्वल्स टू स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। कोई दिक्कत। अब चूंकि हम लोग जानते हैं मैथ पढ़ो, फिजिक्स पढ़ो, कुछ भी बचपने से याद है, कभी भी प्रोपोर्शनलिटी आता है तो हटता भी है, और हटता है देखो क्या आता है, कांस्टेंट। तो यहां पर लिखेंगे R इज इक्वल्स टू K। क्या लिखेंगे, K। फिर यहां से आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ A, इसका पावर x होगा, क्योंकि अभी इक्वल थोड़ी है, अरे बात को समझ रहे हो ना। यहाँ पे लिखेंगे x और यहाँ पर क्या रहेगा b, इसका पावर y। इसी को बोलते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन। इसको क्या बोलते हैं, रेट लॉ एक्सप्रेशन। अब यहां पर समझते हैं कि कौन क्या क्या है। तो यहां पर लिखेंगे वेयर करके, क्या लिखेंगे, वेयर करके। आर क्या कहलाता है, रेट ऑफ रिएक्शन। ये क्या कहलाता है, रेट ऑफ रिएक्शन। उसी प्रकार से के क्या कहलाएगा, तो रेट कांस्टेंट। कांस्टेंट है किसका, रेट का, तो इसलिए इसको नाम दिया जाता है क्या चीज, रेट कांस्टेंट। फिर देखते हैं ये जो हम लोग रहता है यहां पर मान के चलो ऐसा लिखा हुआ है, तो हम लोग जानते हैं ये डब्बा का बराबर होता है कंसंट्रेशन। उसका मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन किसका, ए का। तो यहां पे हम लोग बोलेंगे ना कि कंसंट्रेशन ऑफ किसका, ए का, या फिर रिएक्टेंट ए। अरे जान रहे कि ये क्या है, रिएक्टेंट ए है। अब फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी। यहाँ पे क्या लिखेंगे फिर, कंसंट्रेशन ऑफ बी। अब यहाँ पे एक्स और वाई भी तो कुछ दिखा रहा है, तो यहाँ पे बोलेंगे जो एक्स है, एक्स बताता है ऑर्डर। क्या बताता है, ऑर्डर। ऑर्डर क्या है, धीरे धीरे हम लोग समझेंगे। अब यहाँ पे एक्स जो बता रहा है वो ऑर्डर बता रहा है विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में बता रहा है, ए के रिस्पेक्ट। अरे एक्स किसके ऊपर है, ए का, तो एक्स जो बता रहा है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता रहा है, मतलब ऑर्डर बता रहा है किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू ए का। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज, ए। उसी प्रकार से यहाँ पर रहेगा वाई, ये क्या बता रहा है, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू किसका, बी। और हम लोग फिर से यहाँ पे जानते हैं जहां पे जो x है और प्लस अगर y कर दे, मतलब जो भी और यहाँ पे क्या रहता है, ऑर्डर रहता है। जैसे यहाँ पे x है a के रिस्पेक्ट में, b के रिस्पेक्ट में क्या है, y। उसी तरह c रहेगा तो उसका भी कुछ पावर रहेगा, d रहेगा तो उसका भी कुछ पावर रहेगा। तो यहाँ पे अगर सभी पावर का अगर हम लोग सम कर देते हैं, सभी को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, जोड़ने के बाद जो भी वैल्यू आएगा वो कहलाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है। वो क्या कहलाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एक बार फिर से हम लोग पूरा क्लियर कर लेते हैं, ठीक है, समझते जाना। हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे रेट ऑफ रिएक्शंस निकालने, केमिकल रिएक्शंस का, कि कितना वो चेंज हो रहा है। तो निकालने का तरीका हमारे पास दो दिया गया है। एक तो डिफरेंशियल फॉर्म में जो हम लोग पहले सीख चुके थे, उसमें क्या था, ऊपर लिखते थे चेंज इन कंसंट्रेशन, नीचे लिखते थे चेंज इन टाइम। अरे यही नहीं करते थे। उसके बाद अभी हम लोग देखने जा रहे हैं रेट लॉ के अनुसार। तो रेट लॉ एक लॉ है जो बताता है रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकाला जाता है। तो वो बताया था कि अगर रेट लॉ के अनुसार जाओगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट का कोई भी लेना देना नहीं रहता, सिर्फ किसका लेना देना रहता है, रिएक्टेंट का। तो रेट लॉ बोला था कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द सम पावर विच मे बी और मे नॉट बी इक्वल्स टू स्टिकियोमेट्रिक
कोफिशिएंट। क्लियर है यहाँ तक? अब उसको एक्सप्रेस करेंगे इसी प्रकार से, प्रोपोर्शनैलिटी हटता है, देखो क्या आता है कांस्टेंट, इस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं? रेट कांस्टेंट। क्या सारा कुछ क्लियर है? अब आता है इसके डिफिनेशन। अब हमें तो पता है कि इतना सारा कुछ बोलने के बाद अब तो तुम लोग बहुत अच्छा तरीके से लिख सकते हो कि देखो रेट लॉ क्या होता है। क्या होता है? रेट लॉ। तो यहां पे लिखोगे कि अकॉर्डिंग टू, क्या लिखोगे? अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। क्या लिखोगे? द रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, क्या CONCN, इसका मतलब समझ आते हो ना? प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू दी सम पावर विच मे और मे नॉट बी इक्वल्स टू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। कोई दिक्कत? सबसे पहले क्या लिखना? रेट लॉ लिख करके उसका ये चीज लिख लोगे, इसको साइड में लिख देना कि यहाँ पे रेट लॉ में कहीं भी प्रोडक्ट का कोई लेना देना नहीं होता। क्लियर है? फिर इतना लिखने के बाद ये एक्सप्रेशन पूरा लिख दोगे। क्लियर है? आता और याद रखो ये जो रेट लॉ है ये 3 मार्क्स में कभी कभी सवाल पूछता है जैक बोर्ड में, कभी कभी 1 मार्क्स में पूछता है। क्वेश्चन पूछने का तरीका बता देते हैं। सबसे पहले बोलेगा डिफाइंड रेट लॉ। क्या बोलेगा? डिफाइंड रेट लॉ। इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे रेट ऑफ रिएक्शन, वहां पर भी पूछता है डिफाइन रेट। क्या बोल देगा? डिफाइन रेट। तरीका भी बताए थे कैसे कैसे लिखना है। सो डेफिनेशन लिखना है, एक जनरल एक्सप्रेशन लिख देना, उसका कहानी समझ में आ जाएगा। उसके बाद रेट लॉ में भी बोलेगा तो इसका डेफिनेशन लिखना है, इसी तरह कोई भी जनरल फॉर्मूला लेना, मतलब कि रिएक्शन ले लेना है, उसका पूरा एक्सप्रेस करके वेयर करके लिख करके निकल जाना है। कोई दिक्कत? इतना लिखोगे 1 मार्क्स मिलेगा। 2 मार्क्स और कहां गया? तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो पूछेगा वो पूछेगा न्यूमेरिकल। क्या पूछेगा? न्यूमेरिकल। अभी फिलहाल इसको लिख लो, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल तक पहुंचेंगे। चलो अब यहां से देखो कुछ और भी हम लोग को जानकारी लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। इतना अभी लोग क्या सीखे? डेफिनेशन। अभी क्या सीखे हम लोग? डेफिनेशन। अब आगे हम लोग देख लेते हैं कि आगे और क्या क्या हम लोग को पढ़ना है, तब हम लोग अप्रोच करेंगे न्यूमेरिकल। पहले बंटवारा कर लेते हैं। बंटवारा किया हुआ रहता है तो बड़ी कम पेज में बहुत कुछ लिखा जाता है, और नहीं पता चलता है उधर भी चल जाते हैं। देखो अभी तक हम लोग क्या सीखे कि सर कोई भी केमिकल रिएक्शंस लेते हैं, जैसे A + B से बन रहा है प्रोडक्ट, रेट लॉ आ गया, प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं है, तो इधर कुछ भी बन रहा है, क्या हमें फर्क पड़ रहा है? इसका कुछ बैलेंस करोगे, बैलेंस करने के बाद यहाँ पे क्या आ रहा था? B, और यहाँ पर क्या लिख रहे थे? A। अब जैसे हम लोग रेट लॉ के अनुसार रेट ऑफ रिएक्शंस लिखे हैं, तो हम लोग को क्या था यहाँ पर? K कंसंट्रेशन ऑफ A, प्रोडक्ट किसका? कंसंट्रेशन ऑफ B। इसका रिस्पेक्टिव कुछ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है, मतलब इसके रिस्पेक्ट में कुछ ऑर्डर होता है, कुछ पावर होता है, जो पावर उसके रिस्पेक्टिव स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जब दोनों बात आ जाए तो क्या यहाँ पे जबरदस्ती हम लोग लिख देंगे? क्या नहीं लिखेंगे। अगर उसका कंडीशन को फॉलो करेगा तब हम लोग A और B को यहाँ पे लिखेंगे, और नहीं फॉलो करेगा तो हम लोग तो लिखना नहीं है। तो नहीं लिखना है तो यहाँ पर लिख देंगे क्या चीज? सिर्फ X और Y। क्लियर है यहाँ पर? अब यहाँ पर ध्यान से समझना, जो अभी बताए कि ये जो पावर रहेगा, ये पावर उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ध्यान से सुनना। एक यहाँ पे हम टेबल बना रहे हैं, यही टेबल से सारा कुछ हम लोग को निकल जाएगा। जैसे इसका कंडीशन तो यही हो सकता है कि एक बार हो सकता है कि x बराबर A, एक बार हो सकता है क्या चीज? y बराबर B। अरे एक तो ये कंडीशन हो सकता है।
एक हो सकता है कि x इज नॉट इक्वल्स टू a और y इज नॉट इक्वल्स टू b। यही तो कंडीशन है, डेफिनेशन में तो यही नहीं बोला कि जो रेट ऑफ रिएक्शंस लिखते हैं इसका जो पावर होता है उन लोग के रिस्पेक्टिव में, तो ये जो पावर है उसका स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यही तो होगा तो ये कहानी, नहीं होगा तो ये वाला कहानी। अब रहा बात कि ये नहीं होगा, लेकिन होगा तो होगा कब। अब इसके लिए यहाँ पे कुछ कंडीशन है, इसके लिए क्या है, कुछ कंडीशन। अब ये कंडीशन क्या, कब क्या होगा, जैसे कि हम लोग को यहाँ पे देखें कि x बराबर a y बराबर b, मतलब स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल कब होगा। तो ये तभी इक्वल होगा जब क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है। तो जब क्वेश्चंस में एलिमेंट्री रिएक्शन लिखा हो, क्या लिखा हो, एलिमेंट्री रिएक्शन, या वन स्टेप रिएक्शंस लिखा हो, क्या लिखा हो, या तो फिर वहां पे एलिमेंट्री रिएक्शंस लिखा हो, या फिर क्या लिखा हो, वन स्टेप रिएक्शंस लिखा हो। कोई दिक्कत? तो अगर ये सब हम लोग को लिखा रहता है तभी हम लोग को क्या मानेंगे, x बराबर a y बराबर b। कोई दिक्कत? क्या बात समझ में आ जा रहा है यहाँ पे कि जब हम लोग यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखते हैं हम लोग रेट लॉ के अनुसार, तो यहाँ पर जो इसका पावर होता है वो पावर स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। सवाल रहा कि सर कब उसका इक्वल होगा। इक्वल तभी होगा जब हम लोग को क्वेश्चंस में क्या लिखा रहे, एलिमेंट्री रिएक्शंस लिखा रहे, या फिर क्या लिखा रहे, वन स्टेप रिएक्शंस लिखा रहे, या तो फिर लिखा रहेगा सिंगल स्टेप। क्या चीज लिखा रहेगा, सिंगल स्टेप रिएक्शंस लिखा रहेगा। तो अगर ये तीन कंडीशन यहाँ पे दिखाई दिया, क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा, अगर क्वेश्चंस में नहीं लिखा हुआ है तब तक हम लोग उसका स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल करने वाले नहीं है। जैसे कि एग्जांपल समझ लो, अगर मान के चलो हम एक एग्जांपल देते हैं a प्लस b और यहाँ पे बन जा रहा है हम लोग को c प्लस d, कुछ भी बन जा रहा है, इसको बैलेंस कर देते हैं यहाँ पे 3 2, यहाँ पर ले लेते हैं 2 यहाँ पे 3। अब इसको लिखना है रेट ऑफ रिएक्शंस अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। किसके अकॉर्डिंग, रेट लॉ के अनुसार। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रेट लॉ, क्या चीज लिखेंगे, रेट लॉ के अनुसार रेट ऑफ रिएक्शंस। तो हम लोग क्या लिखते हैं, के कंसंट्रेशन ऑफ ए, यहाँ पर लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ बी, इसका पावर होता है एक्स, और क्या लिखेंगे, वाई। अब यहाँ पे इक्वल तभी होगा जब यहाँ पे क्या लिखा रहे कि ये रिएक्शंस हम लोग को एलिमेंट्री रिएक्शन है, या फिर सिंगल स्टेप है, या फिर क्या रहेगा, वन स्टेप रिएक्शन। क्या यहाँ पे कुछ भी हम लोग को लिखा हुआ था क्या, हम लोग को लिखना था रेट लॉ, तो रेट लॉ लिख लिए थे, हम लोग को इक्वल होगा क्या। तो हम लोग को कभी भी रेट लॉ लिखने बोलेगा रेट ऑफ रिएक्शन, तो सिर्फ कितना लिखेंगे, इतना। कोई दिक्कत? वही अगर हम एक और क्वेश्चन से लेते हैं, अब यहां पे समझना, द रिएक्शन इज एलिमेंट्री रिएक्शन, a प्लस बी बन रहा है यहाँ पर c प्लस डी, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, यहाँ पे मान के चलो 3, यहाँ पर 2। अब बता, अगर इसका लिखोगे रेट लॉ, क्या चीज लिखोगे, रेट लॉ, तो रेट लॉ के जैसे लिखते हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे, के कंसंट्रेशन कौन कौन रिएक्टेंट में है, ए और बी, तो यहाँ पर लिखेंगे ए और यहाँ पर लिखेंगे क्या चीज, बी। इसका पावर अभी एक्स और वाई नहीं लिखेंगे, इसलिए क्योंकि बोल दिया है क्वेश्चन में क्या चीज, एलिमेंट्री रिएक्शन। और एलिमेंट्री रिएक्शन कभी भी बोलेगा या तो फिर उसके जगह हम क्या बोल दे, वन स्टेप रिएक्शन, या फिर क्या लिखा हुआ रहे, सिंगल। ध्यान से एक बार देख लेना, क्वेश्चन में लिखा रहे तभी ऐसा करेंगे, नहीं लिखा रहेगा तो ऐसा नहीं करेंगे। जैसे क्या इसमें लिखा हुआ था क्या, तो नहीं किए, एक्स और क्या मान लिए हम लोग, वाई। लेकिन इसमें हम लोग जो इसका पावर रहेगा भी क्या लिखेंगे, ए के रिस्पेक्ट में क्या है, 3, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3। बी के रिस्पेक्ट में कितना है, 2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2। ये हो जाएगा उसका क्या चीज, रेट ऑफ रिएक्शन। क्या बात समझ में आ गई? चलो लिख लो।
देखो अब इधर ध्यान से सुनना कि जब हम लोग रेट लॉ के अनुसार रेट ऑफ रिएक्शन से लिख रहे हैं तो हम लोग के पास फॉर्मूला जो आया वो यही आया कि सर यहाँ पर जो R इज इक्वल टू यहाँ पर K था, यहाँ पर देख रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, चाहे A रहे चाहे B रहे, ऐसा करके जैसे मान के चलो भी ले रहे थे A और B, इसका पावर X था और इसका क्या था Y था। अब देखो इसका जो ऑर्डर था, पावर को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं ऑर्डर, पावर को क्या बोल रहे हैं ऑर्डर। अगर A के ऊपर जो भी पावर आता है उसको बोलते हैं ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू उस कंसंट्रेशन का। जैसे भी X को क्या बोलेंगे ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू A, Y को क्या बोलेंगे ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू Y। जब हम लोग X और Y को जोड़ देते हैं तो हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, मतलब पूरे रिएक्शंस का किस तरह का ऑर्डर है सो, ठीक है। चलो इतना करने के बाद अभी सबसे पहली बात सवाल आता है यहाँ पर K का यूनिट। किसका बात होता है K का यूनिट। अधिकांश जाकर के देखोगे प्रीवियस ईयर्स जितने भी क्वेश्चंस है उसमें भी जाकर के एक बार देखोगे, हालांकि PDF तो दिखा दिया जाएगा कि क्या क्या क्वेश्चन है सो जाकर के देखोगे। केमिकल काइनेटिक्स का पहला सवाल, केमिकल काइनेटिक्स का पहला सवाल वहां पे बोलेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या बोलेगा वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। कोई भी केमिकल रिएक्शंस दे देगा, उसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस पूछेगा या तो फिर पूछेगा K का यूनिट। किसका पूछेगा K का यूनिट। ये दोनों का रिलेशन बहुत ही ज्यादा गहरा है, ये दोनों का रिलेशन क्या है बहुत ही ज्यादा गहरा। केमिकल काइनेटिक्स का हर सवाल छूट जाए लेकिन ये सवाल उससे नहीं छूटेगा। ये सवाल वो देगा तो मतलब देगा, हर साल इससे सवाल पूछता ही पूछता है। अब यहाँ पर देखो पूछने का तरीका ऐसा भी होता है, जैसे ऑब्जेक्टिव में जानते हो कि 1 नंबर का MCQ भी होता है, 1 नंबर का लिखने वाला भी होता है। इसका सवाल यहाँ भी घुस सकता है, यहाँ भी घुस सकता है। यहाँ पे रहेगा तो केमिकल रिएक्शन दे देगा, डायरेक्टली बोल देगा उसका ऑर्डर क्या होगा या फिर बोल देगा कि इसका यूनिट क्या होगा। अगर ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो 4 ऑप्शन दे देगा, सेलेक्ट करने के लिए दे देगा, कंफ्यूज करने के लिए। तो अब हमें यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीख करके ही आज जाना है, ठीक है। अब जैसे जैसे प्रोसेस बताते जा रहे हैं वैसे वैसे फॉलो करना, समझने की प्रयास करना ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। अच्छा हम लोग को निकालना है K का यूनिट। किसका निकालना है K का यूनिट। अब K का यूनिट निकालना है। अभी सबसे पहले सभी का देख लेते हैं। ये क्या कहलाता था रेट ऑफ रिएक्शन। क्या इसका भी कुछ यूनिट होता था? क्या होता था यूनिट? मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो सर इसका तो हम लोग जानते हैं, इसका होता है सर मोल पर लीटर और क्या होता है पर सेकेंड। K का नहीं जानते हो, इसी का हम लोग को क्या करना है निकालना है। ये क्या चीज है कंसंट्रेशन। ये क्या चीज है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है मोल पर लीटर। अरे यही तो होता है। ये भी क्या चीज है कंसंट्रेशन, इसका भी यूनिट क्या होता है मोल पर लीटर। अब यहां पर देखो अगर ये मोल पर लीटर इसका यूनिट है, ये क्या बता रहा है उसका पावर। ये क्या बता रहा है पावर। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं इसका, कुछ भी बात कर लेते हैं, जैसे वेलोसिटी ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं वेलोसिटी। बताओ इसका यूनिट क्या होता है। इसका जानते हैं सर मीटर पर सेकेंड होता है। क्या यही चीज होता है। अच्छा अगर हम यहाँ पे बोलेंगे कि V स्क्वायर का यूनिट क्या होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे सर V का होता है सर मीटर पर सेकेंड, तो इसका पूरा क्या करेंगे होल स्क्वायर। और होल स्क्वायर करेंगे मतलब इसमें भी मल्टीप्लाई इसमें भी मल्टीप्लाई। तो सर यहाँ पे जानते हैं कि ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर और ये हो जाएगा पर मीटर मतलब पर सेकेंड स्क्वायर। अरे यही होगा नहीं होगा। तो जब हम लोग ऐसा प्रोसेस, अच्छा मान के चलो V क्यूब कर देंगे तब क्या होगा 3 लग जाएगा। यही जानते हो। तो सर जब हम लोग ये सब कंडीशन जानते हैं उसी प्रकार से A का कुछ ना कुछ तो ऑर्डर होगा। अरे होता है कि नहीं होता, उसका कुछ पावर है ना है। तो उसका जब पावर है तो पावर हम लोग को क्या हो सकता है 1 हो सकता है 2 हो सकता है 3 हो सकता है। अरे कुछ ना कुछ तो होगा। इसका मतलब अगर यहाँ पे इसका कुछ पावर होगा तो इसका जो यूनिट अभी देख रहे हैं मोल पर लीटर, इसका कुछ ना कुछ तो फिर चेंज हो जाएगा। ये तो फिर कहीं ना कहीं अगर K का यूनिट हम लोग निकाल भी लेंगे, जैसे ये सबको इधर डिवाइड करेगा, डिवाइड करने के बाद कोई भी ना कोई तो यूनिट हम लोग को बनेगा। लेकिन कुल मिलाकर के इसका जो भी यूनिट होगा वो किस पे डिपेंड करेगा X और Y पे।
कि अगर x और y का वैल्यू 1 1 रहा तो कुछ और यूनिट मिलेगा, अगर इसका 2 और 2 हो गया तो उसका यूनिट कुछ और होगा, 3 और 3 रहेगा तो उसका यूनिट कुछ और होगा। तो कुल मिलाकर के जो रेट कांस्टेंट होता है उसका जो यूनिट होता है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? ऑर्डर पे। किस पे हम लोग को डिपेंड कर रहा है? ऑर्डर पे। तो अभी धीरे धीरे हम लोग प्रयास करते हैं पहले k का निकालने का तरीका। तो अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग k बराबर चलेंगे तो हम लोग को क्या हो जाएगा? ऊपर देखोगे तो r है ना जी, r है, और नीचे हम लोग को क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ a, इसका पावर जाओगे x, यहाँ पे लिखो कंसंट्रेशन ऑफ b, इसका पावर क्या चीज y। क्या इससे यही चीज बनेगा कि नहीं बनेगा? अब यहाँ पे जब यूनिट की बात कर रहे हैं हम लोग, किसका बात कर रहे हैं? यूनिट का। तो r का क्या होता है ऊपर? मोल पर लीटर। नीचे चलेंगे तो ये हो जाएगा क्या चीज? मोल। यहां से चलोगे पर लीटर, इसका पावर क्या हो जाएगा? x। उसी प्रकार से यहां पे चलोगे b का, तो इसका क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर, और इसका क्या हो जाएगा? y। कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है यहाँ पे? अब देखो इतना लंबा चौड़ा ना सॉल्व करने में थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है, तो क्यों ना हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो मोल पर लीटर होता है इसी को हम लोग बोला करते थे कैपिटल लेटर m। बोलते हैं नहीं बोलते हैं? मोलारिटी बोलते हैं इसी को, मोलर। तो क्यों ना इसको पूरा हम लोग कैपिटल लेटर m ही लिख देते ताकि सॉल्व करने में हम लोग को आसानी होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कैपिटल लेटर m, और इसका क्या लिखोगे? पर सेकंड। कोई दिक्कत? फिर नीचे लिखो इसके बराबर क्या लिखोगे? सिर्फ कैपिटल लेटर m, इसका पावर क्या है? x। इसका भी क्या लिखोगे? कैपिटल लेटर m, इसका पावर क्या हो जाएगा? y। किसी को कोई दिक्कत? क्योंकि नीचे हम लोग देख रहे हैं आपस में मल्टीप्लाई है, और हम लोग कभी भी देखते हैं बचपन से ही जान के आ रहे हैं कि 10 के पावर 4 मल्टीप्लाई 10 के पावर 3 इज इक्वल टू 10 के पावर 7 होता है। क्योंकि सर कभी भी आपस में जब बेस हम लोग को सेम हो जाता है तो उन लोग का पावर आपस में क्या होते हैं? ऐड होते हैं। वही जब हम लोग का ऐसा रहता था कि 10 के पावर 4 है, 10 के पावर 3 है, ऐसा, तो सर इसके बराबर लिखते हैं 10 के पावर 4 माइनस 3। अरे ये लिखते हो नहीं कि जब उन लोग दोनों का बेस सेम हो जाता है तो पावर आपस में क्या होता है? जुड़ता है। और वही जब बेस सेम होता है उन लोग डिवाइड में रहता है तो उन लोग कहाँ चल जाता है? माइनस में। ये सब जानते हो ना? क्या यहाँ पे कुछ हम लोग को उसी प्रकार से नहीं दिख रहा है क्या कि सर दोनों में देख रहे बेस तो सेम है m और m, तो क्या इन लोग के बराबर सिर्फ एक हम लोग बेस लिख सकते हैं? नीचे लिखेंगे सिर्फ हम लोग क्या चीज? m। इसका पावर हम लोग को जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? x, और प्लस में क्या चीज? y। अरे यही ना होगा? ऊपर क्या है तुम्हारे पास? m, और क्या है? पर सेकंड। कोई दुख तकलीफ? अब यहाँ पर समझते हैं कि जो x और प्लस y को जोड़ने के बाद जो हम लोग को वैल्यू होता था उस वैल्यू को क्या जानते थे? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जब x रहता था तो उसको बोलते थे ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू a, y को क्या बोलते थे? ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू b। अगर हम लोग x और y को जोड़ देते थे, ये दोनों को जब जोड़ते तो वही कहलाता था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अरे यही ना होता था? तो अब हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? x और y को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है उसको दिखाते हैं हम लोग स्मॉल लेटर n से। क्या चीज दिखाते हैं? स्मॉल लेटर n। स्मॉल लेटर n कभी भी यूज हो गया, ये क्या कहलाता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज कि जो x है और प्लस y है इसको क्या मान लेंगे हम लोग? n। क्या मान लेंगे? n। और ये जो n है इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कोई दिक्कत? अब हम लोग समझ गए कि x प्लस वाई के जगह में जो x और y है वो उतना ना लिख करके सिर्फ क्या लिखेंगे? n लिखेंगे। तो क्या यहाँ से हम लोग ऐसा चल सकते हैं कि k बराबर चल रहे हैं सर, तो यहाँ पे मोलर था तो अभी भी लिखेंगे मोलर, पर सेकेंड था तो पर सेकेंड, नीचे भी है मोलर, लेकिन मोलर के पावर में x प्लस वाई था, अभी क्या लिख देंगे? n। क्या लिख देंगे हम लोग? n। कोई दिक्कत? अब देखो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? k इज इक्वल टू मोलर पर सेकेंड इनटू मोलर, इसका पावर क्या हो जाएगा? माइनस है। इतना तो पता है कि जब हम लोग नीचे वाला को ऊपर लेते हैं तो पावर जो रहता है वो इन्वर्स हो जाता है, मतलब नेगेटिव हो जाता है। क्या हो जाता है? नेगेटिव में। अब फिर से देखो यहाँ है मोलर, यहाँ पर भी है मोलर, क्या बेस सेम? तो क्या इन लोग आपस में क्या होगा? जुड़ेगा। तो जुड़ेगा तो इसका 1 और प्लस माइनस माइनस से हो जाएगा। तो क्या यहाँ पे लिख सकते हैं कि k इज इक्वल टू मोलर, इसका हो जाएगा 1 और माइनस में क्या हो जाएगा? n। कोई बोलेगा सर जोड़ रहे थे यहाँ पे प्लस ना होता? अरे तो हम लोग जानते हैं, लिखेंगे 1 प्लस तो यहाँ पे माइनस n लिखना ही पड़ेगा, और प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। इतना तो जानते हो ना? बहुत लोग इसमें भी कंफ्यूज हो जाता है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? पर सेकेंड। क्या यही चीज हो गया? यही हो गया तुम्हारा फाइनल फॉर्मूला। अब इसी को और ड्राइव करोगे तो ड्राइव करने के बाद क्या निकलेगा? k इज इक्वल टू मोलर बराबर क्या लिखे थे?
मोल पर लीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे सर हम लोग मोल पर लीटर, इसी का पावर में क्या हो जाएगा 1 माइनस n। अरे यही होगा कि नहीं होगा? अगर सर हम लोग को इस प्रकार से है तो इसको हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं पर सेकेंड। तो अब देखो ध्यान से सुनते जाना, नहीं तो यहीं पे उड़ जाता है सब लोग। अब जानेंगे कि इसका भी पावर इतना हो जाएगा, इसका भी पावर इतना मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या इसको लिख सकते हैं कि सर यहाँ पे मोल हो जाएगा, मोल के पावर में क्या हो जाएगा 1 माइनस n, होगा कि नहीं होगा? इनटू अभी क्या है लीटर, लीटर के पावर में पहले से कितना था -1, इसी से मल्टीप्लाई कितना होगा 1 माइनस n, फिर यहाँ से हो जाएगा इनटू क्या चीज पर सेकेंड होगा। अब सर यहाँ पे हम लोग ऐसा कर लेते हैं कि ये हो जाएगा मोल, इसका तो पावर हो जाएगा 1 माइनस n, इसमें चलेंगे सर लीटर, -1 और 1 कितना हो जाएगा -1, अरे होगा। फिर यहाँ से -1 इंटू माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस n और यहाँ पे क्या हो जाएगा पर सेकेंड। अच्छा एक बात बोलो कि अगर हम -1 प्लस 2 लिखे या फिर 2 माइनस 1 लिखे, कोई दिक्कत है क्या? यहाँ पर देखो इसको इधर लिखोगे तो इसका साइन मतलब कि साइन भी चल जाएगा, इसको आगे लिखोगे तो इसका साइन भी जाता है। क्योंकि यहाँ पे पहले जो नेगेटिव है, नेगेटिव देखने में सुंदर नहीं लग रहा है, नेगेटिव स्टार्टिंग में आ जाता है तो ये सुंदर देखने में नहीं लग रहा है, तो क्या कर देते हैं हम लोग पॉजिटिव को पहले कर देते हैं, लेकिन पॉजिटिव वाला को आगे करोगे इसका साइन भी तो जाएगा। तो इसलिए क्या यहाँ पे जो -1 और प्लस n है, क्या इसको लिख सकते हैं प्लस n और क्या चाहिए -1, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो क्या हम लोग ऐसा लिखे यहाँ पे कि सर यहाँ पे हो जाएगा मोल, इसका लिखेंगे तो 1 माइनस n और यहाँ पे लीटर, ये हो जाएगा n माइनस 1 और यहाँ हो जाएगा पर सेकेंड। ये किसका हो गया? यूनिट ऑफ के, मतलब यूनिट किसका? रेट कांस्टेंट का। अब इतना तो पता है कि कभी भी रेट कांस्टेंट का हम लोग को यूनिट पूछेगा, सर इतना तो जानते हैं मोल भी होगा, लीटर भी होगा और क्या होगा सेकेंड भी। क्या सेकेंड में कहीं भी किसी तरह का छेड़छाड़ हुआ? मतलब वो माइनस में रहेगा तो माइनस में रहेगा ही, लेकिन इन लोग का वैल्यू तो चेंज हो जाएगा ना, क्योंकि सर n बराबर अगर कुछ वैल्यू हुआ, जैसे 0 रहेगा तो कुछ और वैल्यू होगा, 1 रहेगा तो कुछ और रहेगा, 2 रहेगा तो कुछ और रहेगा। और हम लोग अभी बता रहे हैं कि जो n है, n क्या कहलाता था? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अरे यही ना कहला रहा था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम लोग को क्वेश्चन में इस मतलब चैप्टर में जो हम लोग को पढ़ना है वो 0 ऑर्डर पढ़ना है। क्या चीज पढ़ना है? 0 ऑर्डर, फिर पढ़ना है हम लोग को फर्स्ट ऑर्डर, फिर हम लोग को पढ़ना है सेकेंड ऑर्डर। कितना ऑर्डर पढ़ना है हम लोग को? 3 तरीका से, एक 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर। इसका मतलब सर जो n बराबर होगा वो हम लोग को 0 भी मिलेगा, n बराबर 1 भी, n बराबर 2 भी। कोई दिक्कत? अब देखो क्वेश्चंस में हम लोग को क्या रहता है। सो क्वेश्चन नंबर 1 ये रहेगा कि कोई भी केमिकल रिएक्शंस दे देगा, उसमें साफ साफ वो बोल देगा कि ये जो रिएक्शन है वो इस ऑर्डर का रिएक्शन है। 0 ऑर्डर भी बोल सकता है, फर्स्ट ऑर्डर भी बोल सकता है, सेकेंड ऑर्डर भी बोल सकता है। बोल देगा कि अगर ये इस ऑर्डर का रिएक्शन है तो बताओ इसका रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा। क्या निकल जाएगा? निकल जाएगा। अच्छा फिलहाल इतना लिख लो, इसको प्रैक्टिस करवाते हैं कि कहीं ऐसा ना कि ज़्यादा हो जाए। हालांकि ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, लेकिन एक बार इसको लिख लो, उसके बाद ही इसको डिस्कस करते हैं। 1 नंबर पूरा पक्का है यहाँ से। देखो सवाल सुनो, ठीक है? देखो इधर देखो, क्वेश्चन इसी प्रकार से दिया हुआ रहता है। अगर ऑब्जेक्टिव में रहता है 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसको मैच करना पड़ेगा। अब समझते हैं
हम लोग को बोला क्या है, व्हाट इज द यूनिट, क्या बोला है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। अच्छा, रेट कांस्टेंट कहने का मतलब बहुत बार कंफ्यूज करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन, सिर्फ रेट बोल देगा, रेट ऑफ मतलब रेट कांस्टेंट भी बोल सकता है। यहाँ पे तीनों वर्ड से कंफ्यूज मत होना। सबसे पहला क्वेश्चन रेट बोलेगा, यूनिट ऑफ रेट मतलब फिर वही हो जाएगा जो रेट ऑफ रिएक्शन का होता है। फिर यहाँ से सवाल बोलेगा कि बताओ यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, और एक बोलेगा रेट कांस्टेंट। क्या चीज बोलेगा, रेट कांस्टेंट। तो क्या तीनों चीज अलग अलग है क्या, ये दोनों सेम है लेकिन ये क्या है, अलग। इसको दिखाते हैं आर से, इसको दिखाते हैं के से। इसका यूनिट होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड, लेकिन इसका यूनिट डिपेंड करेगा किसके ऊपर, ऑर्डर के ऊपर, कि जैसा ऑर्डर रहेगा वैसा उसका यूनिट होगा। समझते हैं अब यहाँ पे फोर कितना ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, और जो भी हम लोग को ऑर्डर बोल देगा वही कहलाता है एन। वही क्या कहलाता है, एन। मतलब एन बराबर भी कितना बोल दिया, 3। एन बराबर कितना, 3। तो अब यहाँ पे हम लोग निकालेंगे, सर हम लोग जानते हैं कि के का यूनिट निकालने का तरीका होता है मोल, यहाँ होता है लीटर, यहाँ होता है सेकेंड, और सेकेंड में फिक्स रहता है। शुरू वाला में रहता है 1 माइनस एन, इसमें होता है क्या चीज, n माइनस 1। क्या याद रह जाएगा, जिंदगी में कभी भी कंफ्यूजन हो कि 1 पहले था कि n पहले था, तुरंत ड्राइव कर लेना, 2 मिनट से ज्यादा लगने वाला नहीं है, लेकिन करेक्ट आंसर ही देख के आना। अब यहाँ पे देखते हैं, चूंकि n बराबर कितना दिया हुआ है, 3, बिठा दो। k इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा मोल, ऊपर लिखोगे क्या चीज, 1 माइनस 3, फिर यहाँ पे लिखोगे लीटर, यहाँ पर 3 माइनस 1, और क्या लिखोगे, पर सेकेंड। निकाल लो मोल, इसका यूनिट कितना हो जाएगा ऊपर, -2, फिर यहाँ लिखोगे। क्या समझ में आ गई? अगर आ गया है तो बताओ कि अगर हम लोग सेकेंड ऑर्डर के लिए चलेंगे तो इसका यूनिट क्या होगा। ध्यान से सुनना, अगर हम लोग का क्वेश्चन क्या चीज दे दिया है, सेकेंड ऑर्डर, और इसमें अगर ऑप्शन दे दे, ऑप्शन क्या क्या देगा, अगर यहाँ पर मोल दे दिया, फिर यहाँ से पर लीटर, और यहाँ पर दे दिया पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर लिख देगा मोल, यहाँ से पर मोल, और यहाँ पर देगा लीटर, और यहाँ पर दे देगा पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी ऐसा दे दे, क्या दे दे, अच्छा दुबे के तो समझ ही आ रहा है कि नहीं, कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि n बराबर कितना, 2। तो यहाँ पे जैसे जाएंगे सर तो 1 माइनस 2 मतलब कितना, -1, और एक में +1, ये दोनों आपस में क्या है, उल्टा। तो यहाँ से हो जाएगा -1, यहाँ पे +1, और ये तो हमेशा क्या रहता है, -1। क्या सारा कुछ समझ में आ गया? इसको एक बार लिख लो, उसके बाद उल्टा क्वेश्चन, कांस्टेंट का यूनिट दिया रहेगा, पूछ देगा कि किस ऑर्डर का रिएक्शन है। चलो इतने लिख लो। देखो अब दूसरा टाइप का क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन समझो, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा था अभी, यूनिट। अभी क्या पूछा था, यूनिट। यूनिट पूछा था तो दे क्या रखता था, ऑर्डर। अब ये उल्टा सवाल, हम लोग को दे देगा रेट कांस्टेंट का यूनिट, और पूछ क्या देगा, ऑर्डर। अब देखते हैं यहाँ पे अगर ऐसा ही छोड़ देंगे सारा कोई चीटिंग कर लेगा, फिर अपना दिमाग कोई लगाएगा नहीं। तो अपना दिमाग लगाना है, ठीक है। समझो, अगर हम लोग का यूनिट देखोगे इस प्रकार से दिया हुआ है, बोल देगा कोई भी रिएक्शन है, या फिर ऐसे बोल देगा फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोल देगा, और बोल देगा यहाँ पर k का कुछ भी वैल्यू दे देगा, जैसे k बराबर दे दिया यहाँ पर 2 × 10⁻⁴, यूनिट यहाँ पर दे देगा मोल, और यहाँ पर दे देगा मान के चलो -5 दे दिया, और यहाँ पर दे दिया लीटर, यहाँ पर 5, और यहाँ पर दे दिया पर सेकेंड। बताओ तो इसके लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। ये सवाल पूछा जा चुका है शायद 2022 या फिर 2023 में सवाल पूछा है। ये कितना होगा, 6। कि सर इसका अगर हम लोग ऑर्डर चलेंगे ना तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, 6। अब देखते हैं कैसे निकालेंगे। सबसे पहले जब भी हम लोग को k का यूनिट देगा, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सर k का यूनिट निकालने का तरीका था मोल, इसका पावर में था 1 माइनस n, फिर लीटर, इसका पावर था n माइनस 1, और यहाँ पर क्या था, पर सेकेंड। क्या इसका और इसका सेम ही चीज है, अरे यूनिट तो सेम ही होगा। अब देखो इसका यूनिट हम लोग को दे रखा है, मोल के पावर में कितना, -5, यहाँ पे मोल का पावर कितना,
मतलब ये दोनों तो आपस में सेम ही होता है, मतलब ये जो 1 माइनस एन है किसके इक्वल हो जाएगा, -5 का। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि 1 माइनस एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -5। एन ए तो निकालना है, तो यहाँ से लिखेंगे तो 1 इधर आकर किस में चल जाएगा, +5, और ये उधर जाकर किस में बदल जाएगा, +n में। n बराबर कितना आ गया, 6। अगर इसके बेसिस पे, मोल के बेसिस पे अगर निकाल रहे हो तब भी निकल जाएगा, और नहीं तो हम लोग जानते हैं कि लीटर के ऊपर क्या होता है, n-1। लीटर के ऊपर कितना वैल्यू दिया, 5। इसको इक्वल कर लो, यहाँ पर लिखेंगे n-1 इज इक्वल टू कितना, 5। फिर भी n बराबर कितना, 6। क्या आसान है? यही सवाल पूछता है दो गो, कभी ई वाला पूछ देता है, कभी इससे पहले दिए सो वहां से कि ऑर्डर दे देता है तो पूछता है रेट कांस्टेंट का यूनिट। रेट कांस्टेंट का यूनिट दे दिया, क्या दे देगा, ऑर्डर निकालने के लिए। ये सवाल 2023 में पूछा जा चुका है 1 नंबर में। क्या आसान सवाल नहीं पूछता है क्या? देखो यहाँ पे 2 क्वेश्चंस था, ये क्वेश्चन में तो कोई किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि डायरेक्टली हम लोग को रिएक्शंस लिखा हुआ था, हम लोग को रेट लिखना था, तो बस सभी का रेट लिख लिए, जितना भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसे क्या कर दिया, डिवाइड। प्रॉब्लम तो हम लोग को इसमें क्रिएट हो रहा है। प्रॉब्लम ये, क्योंकि यहाँ पे समझोगे नहीं तो अगर इस प्रकार का क्वेश्चन कहीं दिख गया तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाएगा। सबसे पहली बात, क्वेश्चन पे क्या है, H2I2 और बन क्या रहा हम लोग को 2HI। अब यहाँ पे ऑप्शन में सबसे पहले देखो, ये जब भी हम लोग को सवाल रहता है डिसएपीरेंस का भी कहानी रहे, चाहे एपीरेंस का कहानी रहे, चाहे रेट ऑफ रिएक्शंस का कहानी रहे, सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। तो जो भी क्वेश्चंस में दिया रहे उसका हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे। जैसे कि अभी हम लोग लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शंस, कैसा हो जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे -d कंसंट्रेशन ऑफ H2 और नीचे क्या लिखोगे, dt इज इक्वल टू -d कंसंट्रेशन ऑफ I2, नीचे लिखोगे dt इज इक्वल टू प्लस यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ किसका, HI, और नीचे क्या लिखोगे, dt। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सिर्फ HI में है कितना, 2 से। यही तो करोगे। अगर यदि कभी हम लोग को इस प्रकार का आंसर नहीं देखने को मिले तो फिर से गौर से देखना है हम लोग को ऑप्शंस। ऑप्शन में कुछ भी हो सकता है, जैसे कि ये तो हम लोग आपस में सभी क्या हम लोग का इक्वल, और हम लोग पता है कि जब भी रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग को चेंज करेंगे तो सभी में तो चेंज होगा। इसका मतलब अगर इस प्रकार से देखने गए हम लोग ऑप्शन में, तो ऑप्शन में कहीं हम लोग को दिखाई नहीं दिया। और इतना तो पता है कि अगर यहाँ पे 2 है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो इन लोग तीनों अगर यहाँ पे 2 को हटा देंगे तो ऐसा कभी पॉसिबल हो भी नहीं सकता। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में चल रहे हैं तो यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पे होना क्या चाहिए था, 2, जो कि कुछ है क्या, नहीं, और नहीं है तो ये तो ऑप्शन ऐसे कट जाता। इसमें चलते तो यहाँ पर देख रहे कि रिएक्टेंट का किस में लिया गया है, प्लस में, ऐसे भी नहीं होगा वहां पे, क्योंकि ये क्या चल रहा था हम लोग को, माइनस में। अगर इसमें चलते हैं डी में, तो डी में देखो फिर से यहाँ पे क्या दिख गया, प्लस, तो ऐसे भी देख करके तो इग्नोर कर लेते हैं कि ये ऐसे भी हम लोग को होने वाला नहीं है, तो 3 को ऐसे कट गया तो सही क्या हो जाता है, सी। अब जानने का आखिर सी ही क्यों हुआ, अरे तो ऑप्शन को काट करके तो हम लोग देख लिए, हो सकता है क्वेश्चंस में हम लोग को गलत हो सकता है ऑप्शन में भी तो गलत होगा, या फिर मान के चलो डी को हटा करके यहाँ पे लिखा रहता नन, तो थोड़ा सा हम लोग को सोचने पे मजबूर करता कि हो सकता है ये भी तो हो सकता है। अब देखते हैं कि ये हम लोग होगा कि नहीं होगा, और होगा तो कैसे होगा। तो याद रखना हमेशा कि कभी भी हम लोग का रेट ऑफ रिएक्शन में कोई भी संख्या से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं या फिर डिवाइड करेंगे, वो सभी में होगा। किस में होगा, सभी में। अब चूंकि यहाँ पे ऑप्शंस में देख रहे सब कहाँ पे है, ऊपर पे, क्या नीचे कहीं पे दिख रहा है क्या, नहीं। अब यहाँ पर देख रहे रिएक्टेंट वाला में, जो कि H2 के बगल में भी कितना है 2, I2 के बगल में भी 2, यहाँ पर 2 था, 2 क्या हो गया, हट गया। 2 कहाँ था हम लोग को, नीचे था, जो कि अभी गायब हो गया। तो गायब करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ा होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो जैसे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर भी तो हम लोग को मल्टीप्लाई होगा। तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि ऊपर वाला हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। यहाँ पे कितना हो गया 2, यहाँ पर भी हम लोग को क्या हो गया 2, यहाँ पर भी हम लोग को कितना हो जाएगा 2। चूंकि यहाँ पे 2 2 हो गया तो ये दोनों आपस में खत्म हो जाएंगे, तो गायब होकर के देखो क्या वही ऑप्शन हम लोग को बना। तो कभी भी याद रखना, जैसा कि अभी ये वाला अगर हटा भी देते ये वाला ऑप्शंस, और इसके जगह में अगर हम लोग नन दे देते, तो अगर इस प्रकार का सवाल हम लोग सॉल्व नहीं किए हुए रहेंगे तो हम लोग खोजने जाएंगे सिर्फ कि नीचे डिवाइड किया हुआ है कि नहीं किया हुआ, और नहीं मिलता तो हम लोग किस में मार देते, जो कि हम लोग का ऑप्शन क्या हो रहा है, सी में। तो याद रखना कि इस प्रकार से भी रिलेशन हम लोग को देखने को मिल सकता है। कोई दिक्कत है क्या? चलो तो इसको लिख लो। उसके बाद हम लोग चलते हैं पीछे वाला जितना भी कंसेप्ट पढ़े हैं वो सारा कुछ एक बार रिकॉल कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। देखो अब इधर हम लोग देख रहे थे रेट लॉ,
रेट लॉ को सबसे पहले देखे थे, कैसे लिखते हैं? तो सर यहाँ पे R लिखते हैं, R इज इक्वल टू K, यहाँ पर कंसंट्रेशन जो भी रिएक्टेंट रहेगा, जैसे हम लोग जनरली A और क्या मान रहे थे B, इसका पावर कुछ होता है, इसका मान लेते थे X, इसका क्या मानते थे Y, यही होता था। फिर हम लोग जानते थे कि जो X प्लस Y होता है इसको बोल रहे थे स्मॉल लेटर n, जो कहलाता था क्या चीज? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्लियर है? अब यहाँ पे थोड़ा सा जानना है कि जब ऑर्डर के बारे में जान गए तो ऑर्डर आखिर होता क्या है, ऑर्डर होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑर्डर के बारे में। किसके बारे में? ऑर्डर के बारे में। इसके बारे में फिर से हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब डिफरेंस पढ़ेंगे ऑर्डर और मोलिक्युलैरिटी। अभी फिलहाल हम लोग को रेट लॉ का यूज करना है और इससे रिलेटेड हम लोग को न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो इससे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम लोग देख लेते हैं, ऑर्डर आखिर होता क्या है। देखो, ऑर्डर का सबसे पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे कि ये जो डाटा होता है वो एक्सपेरिमेंटल डाटा होता है। ये क्या होता है हम लोग को? एक्सपेरिमेंटल डाटा होता है, या फिर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू लिख देते हैं। मतलब जो भी हम लोग को रिएक्शंस का देखते हैं उसका जो भी पावर होता है वो पावर अपने मन से दिया नहीं जाता है। वो जो हम लोग उसका पावर को फाइंड आउट करते हैं वो कहाँ से करते हैं हम लोग? एक्सपेरिमेंट के थ्रू। किसके थ्रू? एक्सपेरिमेंट के थ्रू। मतलब कभी भी जो यहाँ पे x था और यहाँ पे y था, इसका वैल्यू हम लोग डायरेक्टली देख करके नहीं बता सकते हैं। अगर कोई भी रिएक्शन हम लोग लेते हैं, जैसे a प्लस b बन रहा है हम लोग को प्रोडक्ट, क्या बन रहा है? प्रोडक्ट। अगर यहाँ पे हम बोले कि बताओ इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इसका क्या पूछ दिए? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो सिंपल हम लोग बोलेंगे कि सर इसका हम लोग नहीं जान सकते हैं। इसका जान सकते हैं क्या? नहीं। इसका फिर हम लोग कैलकुलेट करने के लिए सीखेंगे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के अनुसार, जो कि एक पॉइंट भी लिखवाए हुए थे। ठीक है, ऑर्डर के बाद देखोगे तो वहाँ पे जो सिलेबस बता रहे थे ना, उसमें भी लिखा हुआ था कि कैलकुलेशन ऑफ ऑर्डर किसके थ्रू? एक्सपेरिमेंटल डाटा के थ्रू या फिर एक्सपेरिमेंटल मेथड के थ्रू। तो उसी प्रकार से अभी देख रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस हमें निकालना, मतलब कि रिएक्शंस को देख करके पॉसिबल नहीं है। इसको निकालते कहाँ से हम लोग? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से। हाँ, लेकिन फिर भी हम लोग कोई भी रिएक्शंस की मदद से हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन होना पड़ेगा। क्या कंडीशन लेना होना पड़ेगा? कभी भी अगर हमें क्वेश्चंस में दे दे, क्या चीज दे दे क्वेश्चन में बोल देगा कि वो जो रिएक्शन है वो एलिमेंट्री रिएक्शन है। क्या चीज बोल देगा? कि वो जो रिएक्शन है वो एलिमेंट्री रिएक्शन है, या तो फिर वहां पे बोल देगा कि वो वन स्टेप रिएक्शन है। क्या है वो? वन स्टेप रिएक्शन। या तो फिर वो बोल देगा कि सिंगल स्टेप रिएक्शन। अगर इस प्रकार का कभी भी सवाल दिखा कि रिएक्शन में कोई भी रिएक्शन दे देगा जनरली और बोल देगा कि इसका क्या बताओ, कैलकुलेट करो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो कभी भी अगर हमें क्वेश्चन में दिख जाएगा कि वो क्वेश्चन क्या है, मतलब या फिर वो रिएक्शन कैसा है, एलिमेंट्री रिएक्शन या फिर वन स्टेप रिएक्शन या फिर सिंगल स्टेप रिएक्शन, तो उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे? सो देखो, अभी लिखेंगे आर मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, यहां पर लिखते हैं के, फिर लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ए, यहां पर लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ बी, इसका पावर लिखा करते थे एक्स और यहां पर वाई। कभी भी अगर एलिमेंट्री रिएक्शन, वन स्टेप रिएक्शन या फिर सिंगल स्टेप रिएक्शन बोल दे क्वेश्चन में, तो तुरंत ए के रिस्पेक्ट में जो एक्स लिख रहे थे, जो उसका पावर, अभी पावर कितना हो जाएगा? 1, क्योंकि यहाँ पे इसका स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना? 1, इसका भी कितना है? 1। तो अभी यहाँ पे ए के पावर हो जाएगा 1 और बी के पावर कितना हो जाएगा? 1। अभी अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बताओ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बताओ कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि सर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलता है ना, तो हम लोग जितना भी पावर होता है सभी का क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे 1 + 1 = कितना? कोई दिक्कत? तो हम लोग बोल दिए कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब हम लोग को क्वेश्चन में दिया रहे एलिमेंट्री रिएक्शन, वन स्टेप रिएक्शन या फिर सिंगल स्टेप रिएक्शन। अगर ये सब नहीं दिया रहेगा तो हम लोग कोई भी रिएक्शन का बता नहीं सकते कि वो किस ऑर्डर का रिएक्शन होगा। तो हम लोग अगर इसको बता नहीं पाएंगे तो इसका कहीं ना कहीं तो तरीका होगा, अरे कहीं तो तरीका होगा ना, कि कैसे हम लोग जानेंगे कि वो जो रिएक्शन है वो किस ऑर्डर का रिएक्शन होगा। तो उसी को निकालने के लिए हमें 2 गो प्रोसेस पढ़ना पड़ेगा। 2 गो क्या पढ़ना पड़ेगा? मेथड। एक रहता है हम लोग को जो सिंगल स्टेप में काम हो जाता है, मतलब एक ही स्टेप पे हम लोग को काम हो जाता है। एक होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, और हम लोग जो वहां पे निकाला करते हैं वो हम लोग निकालते हैं प्रैक्टिकल के थ्रू, जिसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड। क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सपेरिमेंटल मेथड बोलो या फिर एक्सपेरिमेंटल डाटा के थ्रू हम लोग क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। उसी प्रकार से एक होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एक क्या होता है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अच्छा, यहाँ पे समझो कि एलिमेंट्री रिएक्शन या फिर वन स्टेप रिएक्शन या फिर सिंगल स्टेप रिएक्शन होता क्या? जैसे कोई भी हम लोग रिएक्शंस को पढ़ते हैं तो रिएक्शन 2 टाइप का हो सकता है। एक तो मान के चलो यहाँ पे रिएक्टेंट लिए, रिएक्टेंट से डायरेक्टली वो बन गया प्रोडक्ट, रिएक्टेंट से क्या बन गया? प्रोडक्ट। तो एक तो हम लोग ऐसा रिएक्शन था।
दूसरा रिएक्शन ये हो सकता है कि सबसे पहले हम लोग को बनाना क्या है, ए से हम लोग को सी बनाना है। क्या बनाना है, ए से सी तो बनाना है, लेकिन कभी भी ए से डायरेक्टली ये बनने वाला नहीं है। ये चलेगा, ये इसको बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब देखो ये कैसे गुजरेगा, सबसे पहले ए से बनाएगा बी। क्या बनाएगा, ए से बी। फिर यहाँ पे एक स्टेप और होगा, बी से क्या बनाएगा, सी। तो कभी भी एक मतलब कोई भी रिएक्शन एक स्टेप से ज्यादा स्टेप से गुजरते हुए उस रिएक्शन को प्रोसीड करता है, तो वैसे ही रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो इस रिएक्शन का निकालने का तरीका अलग होता है कि कैसे हम लोग निकालेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और ये जो हम लोग एक स्टेप में गुजर जाता है उसका निकालने का तरीका दूसरा होता है। ठीक है, तो कभी भी अगर हम लोग को रिएक्शन में बोल देता है एलिमेंट्री रिएक्शन, वन स्टेप रिएक्शन, सिंगल स्टेप रिएक्शन, तो उस समय हम लोग इक्वेशन को देख करके ही पता कर लेते हैं। लेकिन जिसमें नहीं बोल दिया तो वैसे रिएक्शन को हम लोग कैसे करेंगे, तो उसके लिए निकालने का हम लोग एक तरीका होता है जिसको बोलते हैं क्या चीज, एक्सपेरिमेंटल मेथड। यहां से 5 नंबर का सवाल पूछता है। कितना नंबर का, 5 नंबर का सवाल, जो कि 2022 में पूछ चुका है। 2023 में आर्हेनियस से पूछा, इस बार नहीं पूछा, मतलब इस बार भी पूछा है यहीं से एक्सपेरिमेंटल मेथड से। क्लियर, लेकिन इसका डाटा ऐसा फंसा दिया था कि बच्चा लोग से बना ही नहीं। क्वेश्चन से एरर था, क्वेश्चन में ही क्या था, एरर। क्वेश्चन बहुत आसान होता है इसका, लेकिन वहां पे क्वेश्चन ही इतना मतलब वैल्यू जो दे दिया था, हम लोग को दिया ही नहीं था सिस्टमेटिक तरीका से जहां से हम लोग एक्स और वाई का मान निकाल सके। लेकिन ऑप्शन बहुत ज़्यादा था, हम लोग को बनाना था 4, दिया हुआ था 6, तो 2 ऑप्शन आराम से बना लिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कि एक्सपेरिमेंटल डाटा के थ्रू कैसे निकालेंगे। अभी हम लोग देखें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से पहला पॉइंट हम लोग को क्या समझ में आया कि जो ऑर्डर होता है वो कैसा होता है हम लोग को, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। मतलब इसको हम लोग खुद से बता नहीं सकते, इसको एक्सपेरिमेंट के माध्यम से हमें बताना पड़ता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट में देखना है कि जो ऑर्डर होता है ये क्या क्या हो सकता है। तो यहां पर देखो इट मे बी क्या क्या हो सकता है ये, तो ये हम लोग को 0 हो सकता है। क्या हो सकता है, 0। ये हम लोग को नेगेटिव भी हो सकता है। क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। फिर यहाँ पे चलेंगे तो ये हम लोग को इंटीजर डायरेक्ट भी बोल देते हैं, तो वहां पे 0 भी आ जाता है, नेगेटिव भी आ जाता है, पॉजिटिव भी आ जाता है। छोड़ो, इंटीजर को हटा ही देते हैं। हम लोग को क्या पता चला, 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, यहाँ पे बोलोगे तो पॉजिटिव भी हो जाएगा, और मिला ही दो। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो हम लोग को फ्रैक्शन भी होता है। क्या होता है हम लोग को, फ्रैक्शन कहने का मतलब 1/2, 3/2, ऐसे करके कुछ भी हम लोग को देखने को मिलेगा। मतलब हम लोग देखते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन का जब हम लोग ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे तो ऑर्डर हम लोग को ये सारा कुछ दिख सकता है। वो 0 भी दिख सकता है, नेगेटिव भी दिख सकता है, पॉजिटिव भी, और क्या चाहिए, फ्रैक्शन भी। क्या हम लोग ऑर्डर के बारे में जान गए कि सर ऑर्डर जो होता है ना वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है, जिसे हम अपने से कैलकुलेट नहीं कर सकते, उसको एक्सपेरिमेंटल मेथड के अनुसार हम लोग कैलकुलेट करेंगे। फिर हम लोग देखें जो ऑर्डर होगा वो ऑर्डर हम लोग को 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी, पॉजिटिव भी, और क्या हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद फिर से हम लोग बात करेंगे ऑर्डर के बारे में, अभी नहीं बाद में। अभी हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, रेट लॉ। तो रेट लॉ को हम लोग पहले कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर वहां कदम रखेंगे। अब देखो यहाँ पे कुछ और भी हम लोग को चीजों को समझने की जरूरत है। सबसे पहली बात कि जब हम लोग रेट ऑफ रिएक्शंस लिखते हैं अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, तो हम लोग को तो यही तरीका होता है लिखने का कि सर R बराबर होता है K कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का, उसका पावर कुछ हम लोग को होता है। अब यहाँ पर मान के चलो हम लोग को देखना है 2 रिलेशन किसके इसके बीच में, तो एक हम लोग देखना है कंसंट्रेशन, उसके बाद देखेंगे हम लोग वॉल्यूम का। किसका बीच में देखेंगे, वॉल्यूम का। सबसे पहले देखो कि कभी भी हम लोग यहाँ पे रिएक्शंस को लिख रहे हैं तो रिएक्शंस में हम लोग को क्या यूज कर रहे हैं, कंसंट्रेशन। क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, कंसंट्रेशन। वही अगर मान के चलो अगर हम वॉल्यूम में थोड़ा छेड़छाड़ कर देते हैं तो क्या इसको छेड़ने से क्या कंसंट्रेशन में छेड़छाड़ होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। क्योंकि सर हम लोग जानते हैं कि कंसंट्रेशन बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स और नीचे क्या होता है, वॉल्यूम। क्या यही फॉर्मूला होता है कि नहीं होता। अगर हम वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो बताओ कंसंट्रेशन का वैल्यू क्या होगा, घटेगा। क्योंकि सर नीचे वाला जितना बड़ा होगा उतना तो कम वैल्यू देगा। तो इसका मतलब अगर वॉल्यूम को बढ़ाते हैं तो ये हम लोग को क्या होगा, घटेगा। अगर हम वॉल्यूम को घटाते तो ये हम लोग को क्या होगा, बढ़ेगा। अब देखते हैं कि अगर हम लोग इस कंडीशन पे देखते हैं तो यहाँ पे हम लोग को जो मोल होता है, क्या होता है, मोल को कभी भी वो चेंज नहीं करेगा, मोल को वो चेंज नहीं करेगा। मतलब मोल हमेशा क्या रखेगा, वो कांस्टेंट। सिर्फ यहाँ पे जो चेंज करेगा वो किस में करेगा, वो वॉल्यूम में। तो अब हम लोग देखेंगे कि अगर वॉल्यूम को इंक्रीज करे या फिर डिक्रीज करे, उस स्थिति में कंसंट्रेशन में किस तरह का हम लोग को चेंजेस देखने को मिलता है। तो सबसे पहले देखो कि अगर हम लोग को बोल देगा कि ये जो हम लोग को रिएक्शंस लिया गया था, कोई भी केमिकल रिएक्शन रहेगा उसको कहीं ना कहीं बीकर वगैरह में तो प्रयोग किया जाएगा। अरे कहीं तो कर जाएगा ना। जैसे कोई भी हम लोग को कंटेनर है,
कोई क्या चाहिए हम लोग को, कंटेनर, उसी में हम लोग को क्या चीज कर रहा है, प्रैक्टिकल कर रहा है। तो अब मान के चलो एक बार उसका वॉल्यूम है भी, वॉल्यूम क्या है भी, उस स्थिति में उसको हम लोग प्रैक्टिकल किए तो उस समय कुछ रेट होगा। अगर मान के चलो वही रिएक्शन को फिर से एक अलग से हम लोग वॉल्यूम ले लेते हैं, मतलब जो उसका साइज है, साइज को हम लोग क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। बढ़ाने के बाद मान के चलो उसको भी से हम 2 भी कर देते हैं, मतलब जो वॉल्यूम पहले भी था उसको 2 गुना कर दिया। क्या कर दिए, 2 गुना। मतलब पहले हम लोग रिएक्शंस कर रहे थे मान के चलो ये वाला विकर में, अब फिर से हम लोग वही रिएक्शंस को अभी कहाँ कर रहे हैं, बड़ा वाला विकर में। अब इसका वॉल्यूम को मान लो ये कितना है, भी, और इसको कितना मान लिया हम लोग, 2 भी। अब हम लोग देखेंगे कि यहां पर जो रिएक्शंस हम लोग को हो रहा था उसका रेट ऑफ रिएक्शंस को हम लोग आर से दिखा रहे हैं। क्या चीज दिखा रहे हैं, आर से। क्या अभी भी यहां पर रेट ऑफ रिएक्शंस आर को ही दिखाएंगे क्या, नहीं, कुछ ना कुछ तो चेंज होगा, क्योंकि सर कहीं ना कहीं जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, कंसंट्रेशन पे भी। यहां पर कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, साथ ही साथ के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। तो कुल मिलाकर अभी के का तो छोड़ दो, अभी किसके ऊपर हम लोग को डिपेंड कर रहा है, कंसंट्रेशन के ऊपर। कि अगर यदि हम लोग कंसंट्रेशन को छेड़छाड़ करेंगे तो हम लोग को रेट ऑफ रिएक्शन का वैल्यू भी क्या होगा, कम और बेसी हम लोग को देखने को मिल सकता है। तो अभी हम लोग यहाँ पे देखें, ये भी रिलेशन देखें कि अगर हम लोग वॉल्यूम को छेड़छाड़ करते हैं तो कंसंट्रेशन क्या होता है, छेड़छाड़ होता है। और अगर कंसंट्रेशन में छेड़छाड़ हुआ तो हम लोग को कौन छेड़छाड़ होगा, रेट ऑफ रिएक्शन। तो कुल मिलाकर के जब हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम भी था तो उस समय मान के चलो कंसंट्रेशन हम लोग को C होगा, या फिर ऐसे मान लो, इसको R1 मानोगे तो इसका V1, इसको क्या मानोगे, C1, इस तरह से मानोगे। तो अभी मान के चलो इसका वॉल्यूम जो V1 था, अभी मान के चलो यहाँ पे हम लोग लिए V2 बराबर हो जाएगा मान के चलो 2V1, कितना हो गया, 2V1। तो इस स्थिति में हम लोग को कंसंट्रेशन जो होगा C2, ये भी तो कुछ हम लोग को अलग होगा। क्या यहाँ पे C2 = C1 देखने को मिलेगा क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम जैसे बढ़ाए तो यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या होगा, घट जाएगा। क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब यहाँ पे जैसे कंसंट्रेशन घटेगा तो हम लोग को जो नया रेट बनेगा जिसको हम लोग R2 बोलेंगे, इसका वैल्यू भी तो चेंज होगा। क्या हम लोग को यहाँ पे बोलेंगे जो R2 = R1, तो क्या ये बात सही होगा क्या, नहीं सही होगा। तो अब हम लोग को फाइंड आउट करना है कि अगर यदि वॉल्यूम में चेंज करते हैं तो उसका जो नया रेट बन रहा है, जैसे देखो सबसे पहले रिएक्शन तो वही कर रहे हैं, यहाँ पर भी रिएक्शन वही चीज कर रहे हैं, बस अंतर क्या हुआ, वॉल्यूम का साइज हम लोग क्या कर दिए, बढ़ा दिए। तो उसके कारण हम लोग को कंसंट्रेशन में छेड़छाड़ हुआ, कंसंट्रेशन की वजह से क्या चेंज हो गया हम लोग को, रेट। तो रेट आखिर चेंज हुआ तो कितना चेंज हुआ, 2 गुना बढ़ गया कि 2 गुना घट गया कि कितना बढ़ा कि कुछ नहीं हुआ। 3 को कंडीशन हो सकता है कि R2 = R1 हो सकता है, उसके बाद बोलोगे तो R2 is greater than R1 हो सकता है, उसी प्रकार से R2 is less than किससे, R1। 3 कंडीशन ना हो सकता है। अगर मान के चलो ये बढ़ा तो कितना बढ़ा, ये हम लोग को कैलकुलेट करेंगे। उसी प्रकार से ये घटा तो कितना घटा, या फिर वो इक्वल ही रहेगा। तो क्या कंडीशन होगा कि नहीं होगा, यही सवाल पूछता है। कितना मार्क्स में पूछता है, 3 मार्क्स में। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में घुस देता है, वहां पे बोल देगा कि वॉल्यूम को 2 गुना अगर वहां पे इंक्रीज कर दिया जाता है तो बताओ उसका जो नया रेट होगा वो किस प्रकार से चेंज होगा, 2 गुना बढ़ेगा कि 8 गुना बढ़ेगा कि 4 गुना बढ़ेगा, इस तरह से। लेकिन ये सब कंडीशन तभी हम लोग निकाल पाएंगे जब हम लोग को पता रहे क्या चाहिए उसका ऑर्डर, क्या चाहिए पता रहे, ऑर्डर। तो क्वेश्चन में हम लोग को दे भी देता है कि मान के चलो जो A है, रिएक्टेंट A, इसके रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर है मान के चलो सेकेंड ऑर्डर है, कितना है, सेकेंड ऑर्डर। उसी प्रकार से कंसंट्रेशन जो B है, मतलब रिएक्टेंट B, इसके रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर है वो मान के चलो कितना है, 3। अब बताओ कि कितना उसका वैल्यू हम लोग को देखने को मिलेगा। क्या अभी जितना बात बोले वो समझ में आ रहा है? उसके बाद देखो भी एक एक करके क्वेश्चंस के माध्यम से समझाएंगे तो वहां पे और भी बेहतर समझ में आएगा। जैसे मान के चलो एक रिएक्शन हम लोग ले लेते हैं, कुछ भी क्या लेते हैं, A + B, और मान के चलो यहाँ पे हम लोग को बन रहा है क्या चीज, प्रोडक्ट ही बन रहा है। क्या चीज बन रहा है हम लोग को, प्रोडक्ट। अब हम लोग को बोल देगा कि जो ऑर्डर है, क्या चीज बोल देगा, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू A 2 है। उसी प्रकार से मान के चलो जो ऑर्डर है विथ रिस्पेक्ट टू B, इसको मान लो 3 ही दिया है। कितना दिया है, 3। अब यहां पे देखो बोलेगा क्या, वहां पे रिएक्शन दे दिया, ऑर्डर भी बता दिया कि A के रिस्पेक्ट में कितना है और B के रिस्पेक्ट में कितना है। अब वहां पे बोलेगा इफ वॉल्यूम, जो वॉल्यूम है उसको हम इंक्रीज कर दे रहे हैं कितना, 2 टाइम्स। कितना इंक्रीज कर दे रहे हैं, 2 टाइम्स हम लोग इंक्रीज कर दे रहे हैं। देन फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन।
कि रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होगा। कंडीशन समझो कि अगर हम लोग कोई भी केमिकल रिएक्शन दिया हुआ था, रेट जो हम लोग लिखेंगे रेट लॉ के अनुसार लिखोगे तो R इज इक्वल टू क्या लिखोगे, K, यहाँ पर लिखोगे कंसंट्रेशन ऑफ A, कंसंट्रेशन ऑफ B, इसका पावर हमें पता है भी, अरे पता है कि नहीं पता, A के रिस्पेक्ट में कितना बोला है 2, B के रिस्पेक्ट में कितना 3, तो ये हो गया इसका क्या चीज, रेट का वैल्यू। अरे यही ना हो गया। अब मान के चलो सारा कुछ ठीक था, वो कंडीशन लगा दिया कि जो वॉल्यूम था पहले लिया हुआ, वो वॉल्यूम को अगर हम 2 टाइम्स क्या कर दे, इंक्रीज कर दे। तो 2 टाइम्स कहने का मतलब जो V1 था वो V1 मान के चलो V है, कितना है V। अब जो V2 होगा वो V2 कितना हो जा रहा है, इनिशियल का 2 गुना हम लोग को हो जा रहा है, मतलब ये कितना हो जाएगा हम लोग को 2 भी हो जाएगा। अगर हम उसका 2 गुना हम लोग वॉल्यूम को बढ़ा देते हैं तो उस कंडीशन पे जो नया रेट होगा वो नया रेट क्या होगा, अब उसी को हम लोग को फाइंड आउट करना है। अब हम लोग वॉल्यूम और सबसे पहले देख लेते हैं किसके बीच में, कंसंट्रेशन के बीच में रिलेशन। तो अभी हम लोग देखें कि कंसंट्रेशन बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स और क्या होता है वॉल्यूम। क्या अभी हम लोग को कहीं भी किसी तरह से क्या नंबर ऑफ मोल्स के बारे में कोई जिक्र किया क्या? इसका मतलब ये जो है लिया हुआ ये क्या है हम लोग को कांस्टेंट, इसका मतलब पहले जितना था अभी भी क्या है उतना ही है, लेकिन अभी चेंज किसको कर दिया, वॉल्यूम का। अब यहां पर देखो क्या होता है कि अगर मान के चलो C इज इक्वल्स टू क्या चीज करेंगे, C इज इक्वल्स टू, अभी इसको कांस्टेंट के मान के चलो 1 ही, या फिर इसको प्रोपोर्शनैलिटी मान लो इस प्रकार से। अब देखो अगर हम वॉल्यूम को 2 गुना कर देते हैं, कितना कर देते हैं 2 गुना, तो ये कितना टाइम डिक्रीज हो जाएगा, 2 टाइम्स है, क्योंकि मान के चलो पहले था हम लोग का इस प्रकार से, जैसे C बराबर था 10, कितना था मान के चलो इतना हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे, उस समय कितना आ रहा था 10। जैसे हम लोग वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो नीचे हम लोग बढ़ रहा है, मतलब ये 2 गुना हो जा रहा है, और 2 गुना हो जाएगा तो कितने से डिवाइड हो रहा है 2 से। तो पहले था 10, अभी कितना हो गया 5। अब देखो पहले था इसका कंसंट्रेशन 10 और 2 गुना जैसे वॉल्यूम को बढ़ाए तो वो कितना हो गया, 2 गुना कम हो गया, 2 गुना का हो गया कम। यहां से एक चीज समझ में आया कि अगर हम लोग वॉल्यूम को जितना टाइम भी इंक्रीज करेंगे उतना टाइम ये हम लोग को क्या होगा, डिक्रीज होगा। वही चीज अगर हम ऐसा बात करते हैं, एक तो कहानी ये समझ में आया ना, उसके बाद मान के चलो जो वॉल्यूम है, क्या चीज है वॉल्यूम, इसको अगर आधा कर देते हैं मतलब V बाई क्या कर देते हैं 2, तब हम लोग को क्या देखने को मिलेगा। तो अभी देखो कंसंट्रेशन इज इक्वल टू, जाओगे यहाँ पे तो V था, ये V को भी हम लोग क्या कर दे रहे हैं आधा, क्या कर दे रहे हैं आधा। जैसे यहाँ पे बट्टा में चल गया तो ये कहाँ चल जाएगा ऊपर, तो यहाँ पे जाओगे तो C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 2 बाई क्या हो जाएगा V। अब बताओ पहले था 1 बाई V, अभी कितना हो गया 2 बाई V। कुल मिलाकर क्या भैया यही तो बोल रहे हो कि गुना कितना कर दिए 2 से। अब बताओ अगर वॉल्यूम को जितना टाइम हम लोग डिक्रीज कर रहे हैं उतना टाइम ये हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं कि नहीं कर रहा है। इसका मतलब 2 से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो 2 से वो क्या हो रहा है गुना हो रहा है, अगर इसको 2 से गुना कर रहे थे ये 2 से क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है। क्या रिलेशन समझ में आया? अब यहां पे समझते हैं कंडीशन हम लोग को क्या बोल दिया था, 2 टाइम्स हम लोग को इंक्रीज कर रहा है, किसको, वॉल्यूम को। अब बताओ ये जो स्क्वायर ब्रैकेट दिखा रहा है ये कि हम लोग को दिखा किसको रहा था, कंसंट्रेशन को। तो यहां से तो ये समझ में आ गया ना कि अगर अभी कंसंट्रेशन हम लोग A का बात कर रहे हैं, किसका बात कर रहे हैं A का, तो इसमें तो हम लोग ये चीज लिख रहे थे, अरे यही ना लिख रहे थे। वही अगर हम लोग अभी बात करेंगे जैसे हम लोग वॉल्यूम को 2 गुना कर दिए, वॉल्यूम को क्या किया 2 गुना, तो अभी जो इसका देखेंगे हम लोग कंसंट्रेशन, क्या A का यही रह जाएगा क्या, नहीं, जो कंसंट्रेशन था उसका क्या हो जाएगा 2 से डिवाइड हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अरे समझ में आ रहा है, क्योंकि अभी अभी बताएं कि जो वॉल्यूम था और वहां पे किसका रिलेशन देख रहे थे, कंसंट्रेशन। अगर इसको हम लोग 2 गुना करते तो ये 2 से क्या हो जाता था डिवाइड, अगर इसको 2 से डिवाइड करते तो ये क्या हो जाता है 2 गुना हो जाता है। तो उसी प्रकार से अभी यहाँ पे जब पता चल ही गया है कि वॉल्यूम को 2 गुना हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं, तो इसका जो कंसंट्रेशन पहले A था अभी क्या A होगा क्या, जैसे कि मान के चलो अभी जो कंसंट्रेशन हम लोग A का बात कर रहे थे तो ये कितना था A, जैसे हम लोग वॉल्यूम को हम लोग क्या किए इंक्रीज किए, तो अभी जो हम लोग को कंसंट्रेशन होगा A ना होकर के कितना हो जाएगा A बाई 2 हो जाएगा। अरे जब इसका कम हो गया तो इसका भी तो वहां पे होगा, इसका मतलब जो कंसंट्रेशन था B का कितना B दिया हुआ था, अभी ना होकर के क्या हो जाएगा B बाई 2 हो जाएगा। इतना बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ये कब कंडीशन हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो ये था हम लोग को इनिशियल, ये हम लोग को क्या था इनिशियल, और ये हम लोग को क्या चीज देख रहा है, जब हम लोग को क्या है वॉल्यूम को 2 टाइम इंक्रीज कर रहा है। अरे बात समझ में आ रहा है?
सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया रहेगा, सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, रेट लॉ। रेट लॉ में देखेंगे तो हम लोग को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से दिया रहेगा, या तो फिर हम लोग को बोल देगा किसके किसके रिस्पेक्ट में, तो उसी के अनुसार हम लोग क्या लिख लेंगे, रेट लॉ। अब फिर कंडीशन में देखना है कि कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर रहा है कि वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहा है। तो अभी डायरेक्टली किस में छेड़छाड़ करना है, वॉल्यूम में। तो हमें पता होना चाहिए कि वॉल्यूम और कंसंट्रेशन में किस तरह का रिलेशन होता है। जब वॉल्यूम को हम लोग 2 टाइम इंक्रीज कर रहे हैं तो जो कंसंट्रेशन होगा वो हम लोग को क्या हो जाएगा, 2 टाइम डिक्रीज हो जाएगा। तो अभी हम लोग को निकालने बोला है क्या चीज, रेट ऑफ रिएक्शन। तो मान के चलो यहाँ पे आर था, अब नया हम लोग रेट निकालेंगे तो नया रेट को हम लोग लिखेंगे क्या चीज, R1। क्या चीज मानेंगे, R1। तो अब बताओ कि R1 इज इक्वल टू जाओगे तो अभी तो वही लिखोगे K, फिर यहाँ पर लिखोगे कंसंट्रेशन ऑफ A लिखोगे, लेकिन कंसंट्रेशन ऑफ A नहीं रह गया, अभी कितना हो गया, A/2। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, A/2, और इसका पावर भी कितना रह जाएगा, 2 बोल दिया। कोई दिक्कत है क्या। उसी प्रकार से अभी कंसंट्रेशन ऑफ B था, B क्या हो गया हम लोग को, B/2। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, B/2, इसका पावर कितना था, 3। क्या यही हम लोग को नया रेट हो गया। अब यहाँ पे हम लोग को दोनों में रिलेशन बताना है कि ये कितना टाइम इंक्रीज हुआ या फिर कितना टाइम हम लोग को डिक्रीज हुआ। तो अभी देखो इसको और भी सॉल्व करेंगे। R1 इज इक्वल टू यहाँ पर K। अब देखो ये तो कांस्टेंट है। अब देखो अगर इस तरह से हम लोग को दिख रहा है कि 2/3 इसका पावर में 2, इसका कहने का मतलब क्या होता है, 2 का भी पावर और 3 का भी क्या चाहिए, पावर। अरे यही ना होता है। इसका मतलब A का भी पावर और 2 का भी क्या है, पावर। अब बताओ 2 किस में है, 1/2 के रूप में। तो 1/2 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा हम लोग को, 1/4 हो जाएगा। तो इसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं, 1/4, क्योंकि हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में सिर्फ कंसंट्रेशन को लेते हैं। तो यहाँ पर अभी भी क्या हो जाएगा, A, और इसका पावर क्या हो जाएगा, 2। कोई दिक्कत है क्या, कैसे क्या समझ में आया ना। उसी प्रकार से यहाँ पर देखो 1/2 का क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/8 और यहाँ पे क्या लिखेंगे, B, इसका पावर 3। अब जो कांस्टेंट दिख रहा है उसको एक साइड ले आते हैं। तो यहाँ पे 8 चौक कितना हो जाएगा, 32। तो यहाँ पे R1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/32 और इंटू यहाँ पर हो जाएगा K, कंसंट्रेशन ऑफ A, इसका पावर 2, यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ B, इसका पावर 3। चूंकि हम लोग जान रहे हैं कि इक्वेशन नंबर 1 से कि इतना बराबर क्या बोलते थे हम लोग, R बोलते थे। तो क्या हम लोग इतना का बराबर हम लोग लिख सकते हैं R। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे R1 इज इक्वल टू 1/32 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। क्लियर है, इस प्रकार से समझ में आ रहा है तो ठीक है, और नहीं तो यहाँ पे क्या इसको इसी प्रकार से लिख सकते हैं। इसको उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसका मतलब हो जाएगा हम लोग को 32R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R। अच्छा ये तो समझ में आता है। अब बताओ तो R1 बड़ा है कि R बड़ा है, R बड़ा है, क्योंकि उस दिन भी बताया था कि जिधर कोई भी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं वही वैल्यू हम लोग को क्या होता है, छोटा होता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अभी कोई भी इक्वेशन लिखे 6 इज इक्वल टू 6, क्या चीज लिखे, अब इसको हम लोग लिख लेते हैं 2 × 3 इज इक्वल टू 6। अब हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे कि ये जो 3 है और यहाँ पे 6 है। अब बताओ कि छोटा कौन है, बड़ा कौन है, छोटा तो हम लोग को 3 है, अरे यही ना है। अब यहाँ पे देखो इक्वेशन तो दोनों में हम लोग को सेम ही था। इक्वेशन में तब सेम था जब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा था, अरे यही ना हो रहा था। तो अभी अगर हम लोग इसका कंपेयर करेंगे इससे तो अभी पता चल रहा है इसको इक्वल करने के लिए इससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। उसी प्रकार से अभी यहाँ पर देख रहे हैं, इतना तो पता है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड हम लोग को इक्वल है, लेकिन ये तब इक्वल होता है जब R1 में कितना से मल्टीप्लाई करते हैं, 32 से, तब इसका मतलब हम लोग को क्या होता है, बराबर होता है। तो ये वैल्यू हम लोग को क्या है, छोटा, ये बड़ा, ये हम लोग को क्या है, बड़ा। तो यहाँ से हम लोग को समझ में आया कि जो हम लोग को इनिशियल रेट था जिसको हम लोग बोल रहे थे क्या चीज, R, और जो हम लोग को नया रेट बनाए जिसको बोल रहे थे क्या चीज, R1। अब बताओ R1 कितना टाइम डिक्रीज हुआ, 32 टाइम। तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे जो नया रेट है R1 वो हम लोग को क्या हो गया, 32 टाइम्स हम लोग को क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। हम लोग को यही जैसा लिखा रहेगा ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए में क्या रहेगा, बोल देगा यहाँ पे कि बताओ 12 टाइम इंक्रीजेस, क्या बोल देगा, 12 टाइम इंक्रीजेस। उसी प्रकार से बी में बोल देगा बताओ 32 टाइम्स इंक्रीजेस, 32 टाइम्स इंक्रीजेस। फिर बोल देगा सी में 32 टाइम्स डिक्रीजेस, क्या बोल देगा, 32 टाइम्स डिक्रीजेस। डी में बोल देगा यहाँ पर 12 टाइम डिक्रीजेस। अब बताओ क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए, क्योंकि अभी किसका बात कर रहा है, ये नया रेट के बारे में बता रहा है कि नया रेट क्या हो रहा है। तो वो हम लोग को 32 टाइम्स क्या हो जा रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है। क्या बात समझ में आया। एक बार इसको लिख लो, उसके बाद सिस्टमैटिक तरीके से एक क्वेश्चन देते हैं। देखो एक बार समझ लो, उसके बाद फिर आराम से नेक्स्ट सवाल में उम्मीद करते हैं कि उसमें तो बन ही जाएगा, ठीक है। देखो इसी प्रकार का बोर्ड एग्जाम में भी सवाल पूछता है, ठीक है।
सबसे पहले देखो क्वेश्चन कुछ समझो, ठीक है। क्वेश्चन समझ जाओगे तो बाकी कैसा भी क्वेश्चन रहेगा आसानी से बन जाएगा। फॉर द रिएक्शन सिस्टम, रिएक्शन हम लोग को ये चीज दिया हुआ है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि वॉल्यूम इज सडनली रिड्यूस्ड टू हाफ इट्स वैल्यू बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑन इट। बोल रहा है कि जब इसमें इंक्रीज किया गया है प्रेशर तो अचानक से इसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, घट जाता है, और घट करके कितना हो जाता है, आधा। क्या क्वेश्चन इतना 2 लाइन पढ़े? देखो देखो इधर देखो, देखो सबसे पहले ना ये क्वेश्चंस का साइज देख करके अधिकांश बच्चा छोड़ के चला जाता है, सोचता है कि बहुत ही टफ यहाँ पे लैंग्वेज में फंसाया हुआ, कुछ रहता नहीं। सिंपल समझ में आ गया कि ये तो रिएक्शंस दिया हुआ था, बोल दिया कि जो वॉल्यूम है वो सडनली क्या हो जा रहा है, रिड्यूस हो जा रहा है, मतलब घट जा रहा है। कहाँ तक, आधा। मतलब जो भी होगा पहले मान के चलो ये क्या हो जा रहा है, v/2 हो जा रहा है। क्या यही बात समझ में आ रहा है? कब, जब वहां पे इंक्रीज कर देता है क्या चीज, प्रेशर। तो प्रेशर से कोई लेना देना वैसे भी हम लोग को है नहीं। आगे फिर देख रहे हैं कि इफ द रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, क्या चीज बोल रहा है, जो रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर है, किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू O2। मतलब जब इसका रेट लॉ लिखेंगे समझ में आ जाना चाहिए कि जैसे R बराबर जाएंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, K, फिर यहां पर लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ NO, और यहां पर लिखेंगे क्या चीज, O2। क्या प्रोडक्ट से को लेने देना रहता है क्या, नहीं, रिएक्टेंट से रहता है। अब देखो यहां पे बोला है कि जो फर्स्ट ऑर्डर है किसके रिस्पेक्ट पे है, O2, मतलब O2 का जो पावर है वो कितना है, 1। आगे बोल रहा है कि एंड सेकेंड ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू किसका, NO, मतलब इसके रिस्पेक्ट में कितना ऑर्डर है, 2। तो ये हो गया हम लोग को इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत, मतलब जो हम लोग इनिशियल रेट है वो ये हो गया। आगे देखो हम लोग को क्या बोल रहा है, आगे तो हम लोग को यहीं पे बोल दिया था कि जब हम लोग क्या करते हैं, उसके जो वॉल्यूम को अचानक रिड्यूस कर दिया जाता है कितना, आधा। तो आगे वही चीज बोला होगा कि द रेट ऑफ रिएक्शन विल, जो नया जो रेट बनेगा जब वॉल्यूम को डिक्रीज कर दिया जाता है आधा, तो उसके बाद जो रेट बन रहा है वो आखिर कितना बन रहा है, या फिर किस तरह का उसका रिलेशन देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले यही से हम लोग चलेंगे, क्योंकि हम लोग देखें जो भी है, क्या चीज है, भी को कहां ले जा रहा है, v/2 में। कितना ले जा रहे हैं हम लोग, v/2 में। उसी प्रकार से जो कंसंट्रेशन होगा वो कंसंट्रेशन अबर क्या हो जाएगा, 2 टाइम डिक्रीज हो जाएगा कि 2 टाइम हम लोग इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि सर हम लोग अभी भी देखें कि वॉल्यूम और कंसंट्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल हम लोग को काम करता है, तो जितना हम लोग वॉल्यूम को घटाएंगे उतना वो बढ़ेगा। तो इसका मतलब अगर कंसंट्रेशन की बात करते हैं हम लोग की जो NO है, क्या है, NO, ये हम लोग को हो जा रहा है कितना, 2NO। कितना हो जा रहा है, 2NO। उसी प्रकार से जब हम लोग देख रहे हैं O2 का कंसंट्रेशन, तो ये O2 से क्या हो जा रहा है, 2O2 हो जा रहा है। क्या ये चीज करने से यही चीज ना हो रहा है कि यहाँ पे लिख देते हैं इफ, जब वॉल्यूम ये सारा कुछ हो रहा है तब हम लोग को क्या हो रहा है, ये सब कहानी हम लोग को। देखो तो अब हम लोग क्या करेंगे, नया रेट लिखेंगे, R1 इज इक्वल टू लिखेंगे हम लोग K कंसंट्रेशन ऑफ, अभी देखो लिखते थे हम लोग NO क्या हो गया, 2NO। तो इसको हम क्या हम लोग ऐसा लिख दे, 2 कंसंट्रेशन ऑफ NO, इसी प्रकार से लिखा करो। और क्या, इसका पावर कितना दिया हुआ था, 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। फिर यहाँ पर लिखेंगे कंसंट्रेशन किसका, O2 कितना हो गया, 2 टाइम, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 टाइम क्या चाहिए, O2, इसका पावर कितना हो जाएगा, 1। कोई दिक्कत, अब इसको सॉल्व कर लो, 2 का पावर 2 कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ पे हो जाएगा R1 इज इक्वल टू K इंटू कितना हो जाएगा, 4, और ये जो पावर है इसके पावर में आ जाएगा, मतलब यहाँ पे हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ NO, इसका पावर 2। फिर यहाँ पे देखो 2 का पावर 1 कितना हो जाएगा, 2, और फिर यहाँ पे कंसंट्रेशन हो जाएगा हम लोग को क्या चाहिए, O2, इसका पावर 1। अब ये जो भी कॉन्स्टेंट आता है ना उसको एक साइड कर देते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे R1 इज इक्वल टू 4 दूना कितना 8, फिर यहाँ से हो जाएगा K कंसंट्रेशन ऑफ NO, यहाँ पर 2, फिर यहाँ हो जाएगा O2, इसका पावर 1। चूंकि हम लोग जानते हैं कहां से, फ्रॉम इक्वेशन 1, कहां से चलते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1। क्या जानते हैं कि इतना बराबर क्या होता है, R होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 टाइम क्या हो जाएगा R का। तो यहां से समझ में आ जाता है कि जिधर मल्टीप्लाई होता है वो छोटा वैल्यू होता है, और यही होता है, और जिधर डिवाइड होता है वो वैल्यू क्या होता है, बड़ा होता है। तो यहाँ पे बोल दे रहे हैं कि जो नया रेट हम लोग को बना है R1, वो पुराना वाला रेट से कितना गुना ज्यादा हो जा रहा है, 8 गुना ज्यादा, मतलब 8 टाइम क्या हो जा रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कि इंक्रीजेस टू 8 टाइम ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। तो यही तो हम लोग को क्या हो जा रहा है, ऑप्शन सही। क्लियर है, इसी प्रकार का जैक बोर्ड में भी पूछा गया, लिख लो इसको।
देखो उतना भी टफ नहीं था। क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, द रेट लॉ फॉर अ रिएक्शन बिटवीन सब्सटेंसेस ए एंड बी इज गिवन बाय रेट इतना। देखो अब हम लोग को कुछ टेंशन भी नहीं था, रेट हम लोग को लिख करके दे रखा है। तो अभी सबसे पहले देखो जो रेट है इनिशियल वो हम लोग को दिया है के, कंसंट्रेशन ऑफ ए इसका पावर एन, और यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ बी इसका पावर एम। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोला कि ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ किसका, ए। अगर यदि हम लोग जो यहाँ पे बात कर रहे थे कंसंट्रेशन ऑफ ए, इसको काच कर दे रहा है, डबल कर दे रहा है, मतलब हो जाएगा ये 2a हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे बोल रहा है एंड हाफ द कंसंट्रेशन ऑफ किसका, बी। इसका मतलब जो कंसंट्रेशन ऑफ बी था इसको क्या कर दे रहा है, आधा कर दिया जा रहा है, तो b/2 हो जाएगा। आगे बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ द न्यू रेट, अब बता किसका बोल रहा है, न्यू रेट टू दी अर्लियर रेट। अब यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि ये जो न्यू रेट बोल रहा है वो किसका बोलेगा, R1, और जो अर्लियर है मतलब पहले जो हम लोग को था वो हम लोग को क्या हो जाएगा, मतलब R हो जाएगा। इसका मतलब उसका 2 कभी भी बोलेगा ना इसको ऐसे इससे करो तो जो 2 के बाद जो आता है ना उसका वैल्यू कहाँ रखते हैं हम लोग, नीचे। तो इसका मतलब हम लोग को जो रेशियो निकालने बोल रहा है वो R1 और कितना R। अरे समझ में आ रहा है ना, रेशियो निकालना किसका, न्यू रेट का, 2 दी किससे, जो हम लोग को पुराना वाला था उससे। तो जो हम लोग को ऊपर रहेगा वो रहेगा नया वाला और नीचे क्या रहेगा हम लोग को पुराना वाला। अब हम लोग निकालने जा रहे हैं सबसे पहले R1 इज इक्वल टू लिखने जाएंगे तो यहाँ पे K हो जाएगा। कंसंट्रेशन जो हम लोग को A था, A अभी क्या हो जा रहा है, 2a हो जा रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 2a, इसका पावर क्या चाहिए हम लोग को, n है। उसी प्रकार से यहाँ पर लिखेंगे b, तो b कितना हो जा रहा है, आधा, तो यहाँ पर लिखेंगे b/2 और इसका क्या है m। अब इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं आराम से। यहाँ हो जाएगा हम लोग को R1 इज इक्वल टू K, यहाँ से देखो 2 का पावर n, ये बाहर निकल जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ A इसका पावर n। यहाँ से देखो 1/2 है तो 1/2 का पावर m, तो इसको क्या ऐसा ही लिख सकते हैं 1/2 का पावर m। जान रहे हैं 1 का पावर कुछ भी लिखो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। अब यहाँ पर लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ क्या चाहिए, B, इसका पावर क्या चाहिए m। अब इसको सॉल्व करना है, एक सबको एक साइड कर लो। R1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 का पावर n इंटू 1/2 का पावर m, यहाँ से जाएगा K कंसंट्रेशन ऑफ A इसका पावर n, और यहाँ पर देख रहे हैं तो B इसका पावर m। अब यहाँ पे इतना बराबर क्या हम लोग को R बोल रहे हैं, और यहाँ पर देखो जब भी हम लोग को बेस सेम हो जाता है वो अगर डिवाइड में रहता है कि नहीं, यहाँ पर भी 2 यहाँ पर भी 2, तो जब हम लोग को उसका बेस सेम रहता है तो पावर आपस में क्या हो जाता है, माइनस हो जाते हैं। तो क्या इसको लिख सकते हैं R1 इज इक्वल टू यहाँ पर 2 का पावर हो जाएगा n माइनस m, और यहाँ पे इतना बराबर क्या हो गया R। और हम लोग को रेशियो बोल रहा था, रेशियो किसके किसके बीच में, R1 से किसमें, R के बीच में, तो R को इधर ले आएंगे तो क्या डिवाइड में चल जाएगा। इसका मतलब हम लोग को हो जाएगा R1 बटा में R इज इक्वल टू कितना हो गया 2 का पावर m माइनस n। तो कितना हो गया रेशियो का वैल्यू 2 का पावर m माइनस n, कहाँ पे दिख रहा है n माइनस m, ऑप्शन नंबर जिससे सॉल्व नहीं हुआ था वो लोग लिख। देखो ये दोनों क्वेश्चन को समझो, उसके बाद खत्म हो जाएगा आज का टॉपिक। उसके बाद DPP मिलेगा, वो DPP को सॉल्व कर लेना, लेकिन आज ही, बात को समझ रहे हो। ऐसा नहीं कि आज शाम में हम भेज रहे हैं, शाम लगेगा भी नहीं, जाते जाते भेज देंगे, बन के रेडी है, ठीक है। तो इसको आज ही जा करके घर में सॉल्व कर लोगे, ज़्यादा टाइम एकदम नहीं लगेगा, 15 से 20 मिनट लगेगा, खत्म। तो उस तरह से करते जाओगे तभी टॉपिक क्लियर होगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। बाकी जिसका भी दिक्कत होता है वीडियो को देख लेना एक बार, ठीक है, फिर से। बाकी देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अ केमिकल रिएक्शन हम लोग को लिखा हुआ है, इससे बन रहा था हम लोग को प्रोडक्ट, फॉलो द रेट इक्वेशन, जो कि ये जो हम लोग को इक्वेशन दिया हुआ है, जो रिएक्शन दिया है, ये कौन सा रेट लॉ को, जो रेट लॉ हम लोग को लिखा हुआ रहेगा ना, वो इस तरह का इक्वेशन को वो फॉलो करता है। मतलब अगर हम लोग को यहाँ पे रिएक्शन दिया रहता तो हम लोग लिखते रेट लॉ, क्या लिखते रेट लॉ, जो कि हम लोग को लिखने की जरूरत भी नहीं है। वो बोल दिया कि ये जो रिएक्शन है वो फॉलो कर रहा है ये वाला इक्वेशन को, मतलब रेट लॉ हम लोग को क्या है लिख करके दे रखा है। तो अब हम लोग को बोला है कि देन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या होगा, तो हमेशा याद रखना कभी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस बात करता है तो जो रेट लॉ हम लोग लिखते हैं, जैसे यहाँ पर K, यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ A, यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ B, यहाँ पर X था, यहाँ पे Y, तो जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोला करते थे तो उसके लिए क्या करते थे,
पावर को जोड़ते थे। तो उसी प्रकार से जब हम लोग को यहाँ पे रेट लॉ एक्सप्रेशन दे रखा है, कभी भी हम लोग को पूछ दिया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो तुरंत बोलेंगे कि उसका जो भी पावर है दोनों को जोड़ेंगे। इसके पावर कितना है 1, इसका 2, तो हम लोग बोलेंगे ऑर्डर ऑफ जो रिएक्शन होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वो कितना हो जाएगा 1 + 2 = 3। ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत? वही जैसा बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का। यहाँ पे देखो क्या बोला है, कंसीडर फॉलोइंग 2 रिएक्शन। यहाँ पे 2 रिएक्शन है, जो कि एक है ए से प्रोडक्ट बन रहा है, फिर दूसरा क्या है बी से प्रोडक्ट बन रहा है। लेकिन इसका कुछ इंफॉर्मेशन दे दिया हम लोग को, दे दिया इस प्रकार से, इसका रेट लॉ भी लिखा हुआ। अच्छा देखो इस प्रकार से दिया तो घबराने की बात नहीं है। ये आखिर दिया क्या है, इसका स्टिक्योमेट्री कितना है 1, इसका कितना है 1। जब हम लोग रेट ऑफ रिएक्शंस लिखते थे डिफरेंशियल के फॉर्म में, क्या इसका उसी प्रकार से नहीं लिखते थे कि ये रिएक्टेंट है तो इसका लिखते हैं माइनस, अरे लिखते कि नहीं लिखते माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए, और नीचे क्या लिखते थे dt। जब रेट ऑफ रिएक्शंस लिखते थे स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करते थे, क्योंकि यहाँ पे है कितना 1, इसलिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है क्या नहीं। तो ये कुल मिलाकर के ये हम लोग को कुछ और नहीं, किसका वैल्यू दिया है r का वैल्यू। तो ये सिर्फ सैंपल दिया ताकि तुम लोग घबराओ, लगे कि यहाँ पे कुछ नया चीज दे दिया। नया चीज पूछा है क्या, नहीं दिया। तो ये भी r बराबर इतना दिया हुआ, r बराबर इतना दिया, मतलब ये हो गया r1, ये हो गया r2। तो 2 चीज वैल्यू दे दिया है। मतलब हम लोग को जो एक्सप्रेशन दिया है इस रिएक्शंस के लिए, तो मान के चलो r1 = है वो क्या है K1 कंसंट्रेशन ऑफ A, इसका पावर 0, और जो रेट दूसरा है इसका क्या दिया हुआ है K2, और यहाँ पे लिखा हुआ है क्या चीज B, इसका पावर कितना है 1। यही तो हम लोग को 2 इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग को बोला है कि यूनिट ऑफ K1 और यूनिट ऑफ K2 आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी, जिसका यूनिट क्या होता है मोल पर लीटर, या फिर इसी को हम लोग कैपिटल लेटर m से दिखाते हैं। क्लियर है? एंड टाइम को किस में लिया गया है पर सेकंड में। तो बताना है कि कौन सा इसका ऑप्शन होगा। सबसे पहले बताओ कि ऑप्शन में किसका आंसर मिलेगा, K1 का कि K2 का? K1 का, क्योंकि जिसका वैल्यू पहले पूछता है उसी का आंसर पहले दिया हुआ रहता है। ठीक है, देख रहे हो यहाँ पे कोमा कोमा में दिया हुआ है, मतलब एक आंसर ये है और एक आंसर ये है। तो अब किसका क्या कौन सा आंसर होगा, K1 का पहले वाला, और दूसरा वाला किसका होगा K2 का। अब देखते हैं मैच करके। सबसे पहले पता करो कि K1 का यूनिट होता क्या है, K2 का यूनिट होता क्या। अब यहाँ पर हम लोग को K1 दिखा, अरे यही ना दिखा, तो हम लोग जानते हैं कि कभी भी रेट कांस्टेंट होता है उसका यूनिट निकालते हैं, तो यूनिट निकालने के लिए हमें ऑर्डर पता चलना चाहिए। क्या चीज पता होना चाहिए, ऑर्डर। अब बताओ इस वाले रिएक्शंस के लिए कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन है, 0, क्योंकि जब भी रेट लॉ में लिखा रहता है उसका पावर रही तो हम लोग को क्या कहलाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे सिर्फ 0 दिख रहा है, मतलब कौन सा ऑर्डर का हो गया, 0 ऑर्डर। और हम लोग जानते हैं कि कभी भी रेट कांस्टेंट का यूनिट निकालते हैं तो इसका होता है मोल। क्या होता है, मोल। इसका पावर 1 - n, फिर लीटर, इसका क्या होता है n-1, और पर सेकेंड। अब बताओ n बराबर कितना है 0, तो 1 - 0 कितना हो जाएगा 1, n माइनस मतलब n में कितना हो जाएगा 0, तो 0 - 1 कितना हो जाएगा -1। तो ये हो जाएगा हम लोग को क्या चाहिए पर लीटर, और यहाँ पे पर सेकेंड, और ये हम लोग को क्या रहेगा मोल। मतलब मोल हो गया पर लीटर और क्या चाहिए पर सेकेंड। ये किसके लिए हो गया, K1 के लिए। अब बताओ K1 का वैल्यू कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिखा सेकेंड, तो पर सेकेंड तो हम लोग को होगा नहीं, क्योंकि हम लोग को आ क्या रहा है मोल पर लीटर पर सेकेंड, या फिर यही दोनों को मिला करके हम लोग क्या बोलते हैं मोलर बोलते हैं, और यहाँ पर क्या हो जाएगा पर सेकेंड। अब देखो ये तो हो नहीं सकता है, क्योंकि शुरू में तो मैच नहीं किया तो ये नहीं होगा। इसमें देख रहे हैं यहाँ पे क्या है मोलर पर, हाँ ये हो सकता है, होगा कि नहीं अलग बात है, लेकिन ये हो सकता है। यहाँ पर भी देखो पर सेकंड, ये तो एकदम कट जाएगा। फिर यहाँ पर देखो मोलर पर सेकंड, हाँ ये भी हो सकता है। मतलब कि ऑप्शन नंबर 4 था, उसमें हम लोग ऑप्शन नंबर सी मतलब बी, और क्या हो सकता है डी। अब दूसरा छांट लेते हैं। अब यहाँ पे चलते हैं हम लोग K2 का। तो K2 में बताओ इस वाला रिएक्शन में कितना ऑर्डर दिख रहा है 1, मतलब n बराबर कितना 1। अब उसके लिए हम लोग निकालने जाते हैं। तो अभी भी देखे हम लोग कि मोल का पावर में क्या लिखते हैं हम लोग 1 - n, फिर हम लोग लिखते हैं लीटर में n-1, और यहाँ पर क्या होता है पर सेकेंड। n बराबर कितना 1, तो यहाँ पे 1 माइनस कितना हो जाएगा 1, यहाँ पर भी 1 - 1, 1 - 1 0, और किसी का भी पावर 0 मतलब कितना होता है 1। तो ये भी 1, ये भी 1, सिर्फ बचा क्या चीज पर सेकेंड। तो मतलब K2 का यूनिट क्या हो जाएगा हम लोग का। अब देख लो कहाँ पे दिखा, यहाँ पर देख रहे हैं ये चीज, क्या ये चीज होगा क्या नहीं, तो हम लोग को क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या बात समझ में आ गया। तो इसका मतलब कभी भी अगर इस प्रकार से एक्सप्रेशन दे देगा तो वहां से भी हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर है, था खत्म हो गया। अब जो भी डीपीपी रहेगा उसका सॉल्व कर लेना, उसका सॉल्यूशन वीडियो कल तक मिल जाएगा। जो डीपीपी नंबर जो 2 रहेगा इसका सॉल्यूशन बहुत जल्द मिल जाएगा, लेकिन पीडीएफ पहले मिल जाएगा। पहले कोशिश करो वीडियो देखने से पहले खुद से प्रयास करने का, क्योंकि नहीं प्रयास करोगे तो एग्जाम में भी फंस जाओगे।